ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान से पाठ 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल पाठ है, लेकिन वीडियो को अंत तक देख लोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पाठ आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो में जो भी हमारा ये पाठ है कार्बन और उसके यौगिक, इसकी वन शॉट वीडियो होगी, यानी कि संपूर्ण पाठ पूरा का पूरा पाठ आपको समझा दिया जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं कक्षा 10वीं के लिए, उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि प्रश्न उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पाठ के। तो जो भी हमारा ये पाठ है कार्बन और उसके यौगिक, इनकी शुरुआत करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले कार्बन को समझते हैं, उसके यौगिक क्या क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा इस तरह से कोयला जो होता है, देखा होगा जरूर। वो कोयला क्या होता है भैया? कार्बन होता है। तो हमारे आसपास और क्या क्या चीजें होती हैं कार्बन वाली, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो भी कार्बन से संबंधित बिंदु हमें दिए गए हैं इनको समझते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु आता है कार्बन भूपर पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है ये। इसके बाद आप देखो यहां पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। जो वायुमंडल हमारे आसपास जो हवा है, उस हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड ये यौगिक कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित है, लेकिन यह भी मात्रा बहुत कम है। आप कहोगे भैया इतनी कम मात्रा है फिर भी इस पे पाठ दे दिया गया है, लेकिन अभी रुको जरा ध्यान से समझो। आगे यहां पर दिया गया है सभी सजीव संरचनाएं। सजीव कौन कौन सी चीजें होती हैं भैया? पेड़ पौधे सजीव होते हैं, आप सजीव हो, मैं सजीव हूं। इस तरह से जो भी मनुष्य होते हैं वो सारे के सारे सजीव होते हैं। जो पशु हैं वो भी सजीव होते हैं। वो सारी की सारी संरचनाएं जो भी हैं, सजीव संरचनाएं, पेड़ पौधे, मनुष्य, आप, मैं, पशु, सभी की सभी सजीव संरचनाएं किस पर आधारित होती हैं भैया? कार्बन पर आधारित होती हैं। अब पता चला पाठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस पाठ के विषयों को समझना, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी सजीव चीजें हैं और वो सभी की सभी कार्बन आधारित संरचनाएं होती हैं। इसके आगे यहां पर दिया गया है अगला बिंदु कागज जिस पर आप लिख रहे हो, प्लास्टिक जो बोतल्स होती हैं या फिर चमड़ा, रबड़, इन सभी में भी कार्बन होता है। ये भी कार्बन से ही बनी होती है। आपने कभी नोटिस किया है, आप पेपर जो होता है, पेज जो होता है, कभी उसको जला देते हो, आखिरी में बचता क्या है? आखिरी में कार्बन बचता है। जो राख हो जाती है वो कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो कागज में, प्लास्टिक में, चमड़े में, रबर में, इन सभी में कार्बन होता है। इसीलिए ये पाठ हमारा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सजीव संरचनाएं भी कार्बन आधारित होती हैं और जो निर्जीव होती हैं वो भी बहुत सारी संरचनाएं कार्बन और उसके यौगिकों से ही बनी होती हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाते हैं। तो यहां पर है भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था। के शेल होता है, उसके बाद एल आता है, एम आता है, एन आता है। ये सारी चीजें कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हो। हम यहां पर कुछ जो हमारे तत्व हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। यहां पर एक तीर का निशान लगा करके कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप कहोगे भैया 4 नहीं, ये होती है 6। हाइड्रोजन की कितनी होती है? इसके सामने लिख देते हैं 1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? इसके सामने लिख देते हैं 8। नीचे नाइट्रोजन आता है, इसका होता है भैया 7। परमाणु संख्याएं हमने लिख दी। अब जो भी हमारा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनको तोड़ा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जो भी हमारा यहां पर कार्बन है भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 6 में से 2 यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले वाले शेल में आ जाएंगे। इसके बाद बचे कितने भैया? 6 में से इस 2 को घटाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इससे अगले वाले में आ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2 और 4। आखिरी में जो आता है हमारा यहां पर 4 आया है, यही इसकी संयोजकता भी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4 होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन में तो होता ही एक है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो भैया ऑक्सीजन में हमारे पास पहले वाले में 2 आ जाएंगे। अब यहां पर टोटल 8 हैं, 8 में से 2 को घटा दो, कितने बच जाते हैं?
6 बचते हैं, तो यहां पर 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन हमारे पास है भैया, नाइट्रोजन के 2 सबसे पहले आ जाएंगे पहले वाले शेल में, अगले वाले शेल में कितने जाएंगे, यहां पर कुल कितने हैं, 7 हैं। तो इस 7 में से अगर हम 2 को घटाएंगे कितने बचेंगे भैया, 5 यहां पर आ जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो इनके आखिरी वाले शेल में 4 आते हैं कार्बन के, 6 आते हैं ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन है उसके में आते हैं 5, और 1 आता है हाइड्रोजन के में। जो आखिरी शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। कार्बन के अगर हम देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आखिरी वाले शेल में। अब कार्बन दूसरे तत्वों के साथ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ किस तरह से जुड़ता है वो हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की बात करते हैं। तैयारी अच्छे से करनी है तो पिछले 10 साल के जितने भी परीक्षाएं हुई है कक्षा 10वीं बोर्ड की, उन सभी के जो प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी प्रैक्टिस आपने करनी होगी। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां से, तो भैया शिवदास है ना, शिवदास का ये पिछले 10 साल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर इसमें आपको दिए गए हैं। ये गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है। जो भी पिछले 10 साल में परीक्षाएं हुई हैं सारे प्रश्न पत्र आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, और वो भी हल सहित मिलेंगे। इसके अलावा कई सारे सैंपल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इसमें दिए गए हैं। शिवदास के ये पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, यानी कि अपडेट कर दिया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। अगर आप इन प्रश्न पत्र को खरीद कर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए समझ लोगे तो आपकी जो परीक्षाओं का रिजल्ट है, एग्जाम का जो रिजल्ट है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। आप कहोगे खरीदना कहां से है, तो भैया अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, या फिर डायरेक्ट लिंक इनके खरीदने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई हैं, उन पे क्लिक करो, इनको खरीदो, इनको समझो, इनसे प्रैक्टिस करो, और जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको इंप्रूव भी साथ में आप कर लोगे। तो अब मूव करते हैं अगले पेज पर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। कार्बन की बेसिक जानकारी लेने के बाद अब जो भी कार्बन होता है भैया वो दूसरे तत्वों के साथ किस तरह से जुड़ता है, तो उसके लिए आबंधन करना पड़ेगा उसे, जिसको हम सहसंयोजी आबंधन कहते हैं, ये कार्बन करता है। इसके बारे में जानने के लिए हमें इससे पहले कुछ कार्बन से संबंधित चीजों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब यहां पर एक सिंपल चीज आपको बताई थी कि भैया जो भी कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। कार्बन का जो सबसे पहला शेल यहां पर मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये येलो कलर से, पीले रंग से मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दर्शा दिए हैं। इसके बाद वाला जो शेल होता है उसको भी बना देता हूं भैया, ये दूसरे वाला शेल मैंने बना दिया है। इसके अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा, उसके बाद चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बना दिए गए हैं। अब जो भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्या करना पड़ता है दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने के लिए, इन्हीं आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करना पड़ता है। या तो इनको दे दो या इनको, इनमें कुछ आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ले लो, दूसरे तत्वों से दे दो या फिर ले लो, आदान प्रदान यहां पर करना पड़ता है। अब कार्बन के पास कितने ऑप्शंस हैं भैया, 2 ही ऑप्शंस हैं। आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण होने चाहिए, पूरे करने होते हैं किसी भी तत्व को। अब कार्बन के लिए क्या होगा भैया, कार्बन के लिए यहां पर कुल 4 हैं, तो इसको कितनों की जरूरत होगी, 4 की जरूरत होगी। या तो ये 4 त्याग कर दे, किसी को दे दे, या फिर 4 किसी से ले, तो यहां पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ये उत्कृष्ट गैस बन जाता है। उत्कृष्ट गैस वही होती है जिसके आखिरी वाला जो ये होता है ये पूरी तरह से फुल भरा हुआ हो। भरने के लिए 8 की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब यहां पर 2 ऑप्शन आते हैं कार्बन के सामने। पहला वाला ऑप्शन हमें पहले बिंदु में दिया गया है, इसमें कहता है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बन सकता है। कार्बन क्या करेगा, जो भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी से ले लेगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, अभी इसके पास कितने हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कोई लेता है, आप किसी से पैसे उधार लेते हो, उधार लेने वाला हमेशा क्या होता है, कर्जे में होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझो, कार्बन उधार लेता है किसी से 4, तो इस पर C4 इस तरह से इसको लिखा जाएगा, C4, और उसके बाद घटा का निशान लगा दिया जाता है, ऋण आयन बन जाता है, ये किसी का ऋणी हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। भैया किसी से भी ये 4 ले तो लेगा,
इसके पास कुल कितने हो जाएंगे? अभी इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 किसी से ये ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लेकिन नाभिक में जो प्रोटॉन्स हैं भैया, प्रोटॉन्स, पी से मैं इसको दर्शा देता हूं, प्रोटॉन्स इसके पास कुल 6 हैं। प्रोटॉन्स 6 हैं और 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उससे कार्बन जो तत्व है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा भैया, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होना जरूरी है। तो यहां पर ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, असंतुलित हो जाएगा इस कंडीशन में। तो जो पहले वाला ऑप्शन है ऋणायन बनना, ये कार्बन के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद कार्बन के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरे बिंदु में दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आयन ये बन सकता है। 4 जो इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी वाले ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी और तत्व को ये दे दे, तो दूसरे तत्व को देगा, क्या होगा भैया? सी यहां पर आ जाएगा 4। देने वाला हमेशा क्या होता है? धनवान होता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास जमा का निशान। अगर लेता है तो उस पे घटा का निशान लगता है, देने वाले पे जमा का निशान लगता है, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति होता है। कार्बन धनवान बन सकता है, यानी कि इस पर धनायन लगेगा, यानी कि प्लस वाला निशान यहां पर लगेगा जब ये किसी को देता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाते हैं तो ये वाला शेल खाली हो जाएगा और इसका जो पहला वाला शेल है उसमें 2 सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉन वो हो ही जाएंगे। लेकिन फिर से बात वहीं पर आ जाएगी कि भैया प्रोटॉन तो इसमें 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? ई से इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ 2 ही बचेंगे। 6 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जो भी ये 4 इलेक्ट्रॉन से देने वाला है, कार्बन देने की सोचता है, इसमें बहुत ज्यादा बल यानी कि एनर्जी की जरूरत लगेगी, बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी और इतनी शक्ति तत्व में नहीं होती है। तो जो भी ये धनायन बनने वाली बात है उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी नहीं होती है। ठीक है, 6 प्रोटॉन के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इस वाली कंडीशन में भी कार्बन का जो तत्व है वो असंतुलित हो जाएगा। तो ना तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे सकता है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन उनको साझेदारी कर सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तेरे पास भी रहेंगे, वो मेरे पास भी रहेंगे, दोनों के साथ रहेंगे। इस तरह से कार्बन काम करता है। अब ये क्या है, इसको एक्चुअल में अगले पॉइंट बिंदु में दिया गया है। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना तथा खो देना अत्यंत कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी कि शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब तरीका क्या निकला यहां से? कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास पर अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। अब ये साझेदारी होती किस तरह से है भैया? कार्बन क्या करेगा? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है किसी को, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ये साझेदारी कर लेता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तेरा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, और हम क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। इसी साझेदारी को सहसंयोजी आबंधन कहा जाता है। अब ये किस तरह से की जाती है, इसके कई सारे उदाहरण हमें समझने होंगे। उदाहरणों को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सहसंयोजी आबंधन की बात करते हैं तो यहां पर सहसंयोजी आबंधन की सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। इसमें दिया गया है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंधन को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यहां पर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े की साझेदारी होती है। तो जो भी तत्व बनेगा, जो भी तत्वों से अणु बनेगा, उसको सहसंयोजी आबंधन कहा जाता है, या फिर बंधन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 2 अलग अलग तत्व या फिर 2 तत्व एक साथ यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसका उदाहरण आपको दे देता हूं, कई सारे उदाहरण दे देता हूं। कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी जो हैं वो सहसंयोजी आबंधन से किस प्रकार से जुड़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं हाइड्रोजन का। जो H2 हमारा यहां पर है वो किस प्रकार से बनेगा? तो देखो, आपको एक बात पता है, सबसे पहले वाले पेज पर मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है भैया? आखिरी वाले में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया है। हाइड्रोजन हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो भी यहां पर हाइड्रोजन आया है इसके आखिरी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हमने एक बिंदु से दर्शा दिया है। इसके बाद दोबारा हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हमारे पास आ जाता है। तो हाइड्रोजन का जो हम इस तरह से शेल बनाते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो पहला शेल होता है या किसी भी तत्व का जो पहला शेल होता है उसमें 2 पूरे करने होते हैं उसको। ठीक है, तो 2 पूरे करने के लिए भाई हाइड्रोजन में एक तो यहां पर है,
आप देखो एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, लेकिन दो इसको पूरे करने होंगे। ये दो कैसे पूरे करेगा? सहसंयोजी आबंधन से करेगा। अब ये सहसंयोजी आबंधन में क्या होगा कि भाई एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। कैसे होगी ये साझेदारी? आसानी से हो जाएगी। देखो ये वाला हाइड्रोजन भैया क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले लेता है। इस वाले हाइड्रोजन की क्या हो गई, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने पूरे कर लिए। साझेदारी का मतलब होता है कि भाई जो इस वाले हाइड्रोजन ने किया है ये वाला हाइड्रोजन भी वही करेगा। तो ये भी क्या करेगा, यहां पर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब दूसरे वाले हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ में ले लेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी साझेदारी हो जाती है। ठीक है, जब जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे, जब इसको जरूरत होगी ये इसके पास चले जाएंगे। तो देखो दोनों के यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से सहसंयोजी आबंधन होता है। और इस वाले में आप देखो सिर्फ एक जोड़े का ही उपयोग किया गया है आबंधन के लिए। तो इसको किस तरह से दर्शाया जाएगा, हाइड्रोजन एक लाइन लगाई जाएगी और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर एक जोड़ा है तो एक लाइन यहां पर लगाई जाती है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो होता है वो भी तैयार किया जाता है। भैया O2 किस तरह से बनता है आपको पता होगा। जो भी ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। देखो पहले वाले पेज पर मैंने बताया था ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 6 होता है। आखिरी वाले में कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा ऑक्सीजन बनाएंगे। ये ऑक्सीजन हमारा आ गया है, इसके यहां पर 6 बनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आखिरी वाले शेल में होते हैं उतने ही बनाए जाते हैं। तो 6 यहां पर हम बना लेते हैं। जो भी हमारा ये ऑक्सीजन है इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, 6 बिंदु लगा दिए। यानी कि ऑक्सीजन की जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 6 हैं। और इसको करने कितने होते हैं भैया, 8 करने होते हैं। तो यहां पर हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन आ जाता है। ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेता है। ठीक है, कैसे साझेदारी होगी इस चीज को समझो। इस वाले ऑक्सीजन के भी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसके भी यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब साझेदारी में क्या होगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस वाले ऑक्सीजन के चक्कर लगा जाएंगे। तो 2 2 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गई। इसके बाद इसी तरह से भैया ये ऑक्सीजन भी करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर साझेदारी हो जाती है। आप देखो इस वाला जो मैंने ये चक्कर लगाया है, ये वाला गोला बनाया है, इसके अंदर भी 2 2 2 4, मतलब 4 बार 2 2 आता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसके भी पूर्ति हो जाती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी भी पूर्ति हो जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो साझेदारी की गई है वो 2 जोड़े की गई है। 2 जोड़े की साझेदारी होगी तो इसमें किस तरह से होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 लाइंस यहां पर लगाई जाएंगी। ठीक है, देख सकते हो 2 लाइंस लगाई हैं, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा। तो O2 जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है, किस तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की गई है, समझ में आपको आया होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन भी समझा देता हूं। भाई नाइट्रोजन यहां पर हम बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पर भी मैं दूसरा नाइट्रोजन बनाता हूं। आप कहोगे भैया नाइट्रोजन के आखिरी वाले में कितने परमाणु होते हैं, तो पहले वाले पेज पर मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजन के आखिरी वाले में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, सो इस वाले पेज पर वापस आ जाते हैं। नाइट्रोजन के हमें कितने बनाने हैं, 5। तो भैया 2 इस तरफ बना दिए, 3 मैंने इस तरफ बना दिए, इसके भी मैंने 2 और 3 इस तरफ यहां पर बना दिए हैं। देखो इस नाइट्रोजन के पास भी 5 हैं, इसके पास भी 5 हैं, लेकिन इसको करने कितने होंगे, 8 करने होंगे। तो उसके लिए क्या करेगा भैया, ये वाला नाइट्रोजन जो है इस तरह से अपने 8 पूरे कर लेता है। इस वाले गोले के अंदर देखो आप 8 नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसके जो 3 है उनकी साझेदारी कर लेता है। तो यहां पर 3 जोड़ों की साझेदारी होती है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी नाइट्रोजन है उसके बीच में इस तरह से 3 लाइन लगाई जाएंगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझो, जो भी सहसंयोजी आबंध है, अगर एक जोड़े की साझेदारी होती है तो इसे एकल आबंधन कहा जाता है। अगर 2 जोड़े की साझेदारी होती है तो इसे द्वि आबंध कहा जाता है। और 3 जोड़े की साझेदारी होती है तो इसे त्रि आबंध कहा जाता है। जो भी सहसंयोजी आबंधन है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों में होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। कार्बन में किस तरह से होता है या फिर किसी एक और दूसरे अन्य तत्वों में कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सहसंयोजी आबंधन में बनने वाले जो भी अणु हैं इनकी कुछ यहां पर विशेषताएं दी गई हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। पहले इन विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी अन्य उदाहरण इनके ले लेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आता है इसमें, इन अणुओं के भीतर प्रबल आबंधन होता है। जो भी यहां पर आबंधन है, जो भी यहां पर इनके बीच आबंधन है ना,
ये रिश्ता है जो इनका आबंधन वाला, ये काफी मजबूत होता है, बहुत प्रबल होता है, आसानी से ये रिश्ता जो है ना इनका टूटता नहीं है। इसके बाद अगले में दिया है इनका अंतर अणुक बल कम होता है। अंतर अणुक बल यानी कि इनके बीच में जो फोर्स है बांधे रखने की वो थोड़ी सी कम होती है, और इसी अंतर अणुक बल कम होने की वजह से दो चीजें होती हैं। इनका जो क्वथनांक है और गलनांक है, यानी कि उबलने वाला तापमान और पिघलने वाला तापमान, क्वथनांक और गलनांक इनको कहा जाता है। क्वथनांक उबलने वाले को कहा जाता है और गलनांक पिघलने वाले तापमान को कहा जाता है। तो अंतर अणुक बल कम होने की वजह से क्वथनांक और गलनांक ये दोनों चीजें इनमें कम होती हैं। साथ साथ में नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे। इसके बाद आगे दिया गया है इनके यौगिकों विद्युत के कुचालक होते हैं। जो भी ये यौगिक बने हैं भाई, हाइड्रोजन का यहां पर बना है यौगिक, ऑक्सीजन का बना है, यहां पर नाइट्रोजन का बना है, इसको हम कहेंगे N2। जो भी ये यौगिक बने हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत धारा इनमें प्रवाहित नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु भी आपको याद होने चाहिए, और यहां पर जो मैंने कराया है भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अब आपको वहां पर कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे भैया कोई एक तत्व है दूसरे तत्व के साथ सहसंयोजी आबंधन किस तरह से बनाएगा, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंधन किस प्रकार से बनाता है, इसको भी समझेंगे। इसको समझने के लिए, उदाहरण समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर, क्योंकि इस वाले पेज पर जगह हमारे पास नहीं बची है। सहसंयोजी आबंधन के और उदाहरण भी ले लेते हैं, क्योंकि ये उदाहरण ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सहसंयोजी आबंधन में अब जो उदाहरण लेने वाले हैं वो आप कई बार सुन चुके हो। अब तक आपने कई बार ये देख लिया होगा कि H2O जो है ये फॉर्मूला होता है किसका भैया, पानी का, जल का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी सहसंयोजी आबंधन होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन कितनी है, यहां पर 2 है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये किस प्रकार से बनता है इसको समझो। देखो भैया आपको एक बात पता है ना, ऑक्सीजन जो होता है उसके कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विन्यास इलेक्ट्रॉन यानी कि आखिरी वाले शेल में कितने होते हैं, पीछे वाले पेज पर ही तो ड्रॉ किए थे, 6 होते हैं। तो हम यहां पर इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बना लेते हैं। जैसे मैं बनाता हूं ना वैसे ही आपको बनाने हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमें इसकी रचना करनी है। तो भाई इस तरह से 2 ऊपर बना लो, 2 नीचे बना लो, 1 इस तरफ बना लो और 1 इस तरफ बना लो। ठीक है, आप ऑक्सीजन के चारों तरफ देखोगे तो 6 बिंदु आपको दिखाई दे जाएंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन इस तरफ, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर हमने बना दिया, और एक हाइड्रोजन इस तरफ बना देंगे, इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ में हमने बना दिया। अब यहां पर हाइड्रोजन को कितने करने होते हैं भैया, हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही शेल होता है, तो यहां पर सिर्फ 2 ही करने होंगे हाइड्रोजन को। तो देखो भैया हाइड्रोजन इस वाले ने तो अपने 2 कर लिए, दूसरे वाला जो हाइड्रोजन है इसने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कर लिए। लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 8 करने होते हैं भैया। इस वाले हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इनका काम तो हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कैसे करेगा, ऑक्सीजन को पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से भैया ऑक्सीजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। हाइड्रोजन का ये बड़ा सा जो सर्किल है इसके अंदर काउंट करो, देखो 2 यहां पर हो गए हैं, 2 यहां पर हो गए हैं, 2 2 4 हो गए, ऊपर 2 नीचे 2, टोटल 8 आपको दिख जाएंगे। तो यहां पर जो साझेदारी हुई है ऑक्सीजन की, इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक जोड़े की हुई है और इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी एक जोड़े की साझेदारी होती है। तो इसको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरफ हाइड्रोजन के साथ एक जोड़ा का यहां पर साझेदारी हुई है और इस तरफ भी हाइड्रोजन की एक जोड़े के साथ साझेदारी हो जाती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O जल का फॉर्मूला बनता है सहसंयोजी आबंधन से। आप कहोगे भैया कार्बन का एग्जाम्पल देने वाले थे, कार्बन का एग्जाम्पल अभी तक नहीं दिया है, तो आ जाते हैं कार्बन का एग्जाम्पल देने पर। भाई कार्बन का एक फॉर्मूला होता है CH4 होता है। भैया कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से ये सहसंयोजी आबंधन बनाता है, पार्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो CH4 है इसको मीथेन कहा जाता है। कैसे होगा इसका, सबसे पहले कार्बन हमारे पास आ जाता है। कार्बन के आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बना लेते हैं भैया, एक ऊपर बना लो, एक इस तरफ बना लो, एक नीचे बना लो, चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए और चारों तरफ ही इसमें हाइड्रोजन बना लो। भैया हाइड्रोजन कितने हैं आप देख सकते हो, 4 हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं भैया,
एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक इसमें ऊपर आ जाएगा, एक इसमें इस तरफ आ जाएगा और एक इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा। भैया सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे और ऊपर वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं उन्होंने। कार्बन को कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं। कार्बन क्या करेगा भैया, हर एक हाइड्रोजन जो है ना, हर एक हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा ये। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से बनेगा, इसने क्या किया, हर एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी की और इस तरह से यहां पर आ गया। कार्बन के पास यहां पर देखो 1 2 3 4 तो पहले से थे और 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली। तो आप यहां पर देख सकते हो कार्बन के भी पूरे हो जाते हैं, हाइड्रोजन के भी पूरे हो जाते हैं। अब यहां पर आपको दिखेगा कि एक एक जोड़े के साथ साझेदारी यहां पर की गई है। तो इसको किस तरह से दर्शाया जाएगा भाई, बीच में सी आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ एक जोड़ा साझेदारी की है, इस तरफ वाले के साथ भी एक जोड़े के साथ साझेदारी, नीचे वाले के साथ भी एक जोड़ा और इस तरफ वाले के साथ भी एक जोड़ा साझेदारी यहां पर की गई है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। जो भी हमने यहां पर ये बिंदु बिंदु बना के जो दर्शाया है, इसको कहा जाता है परमाणु बिंदु संरचना। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। बिंदुओं से जो हमने ये रचना की है H2O की, किस तरह से सहसंयोजी आबंधन बना है, इसको परमाणु बिंदु संरचना कहा जाता है। ये भी परमाणु बिंदु संरचना की है। पीछे वाले पेज पर हमने O2, H2 और N2 की थी, वो भी परमाणु बिंदु संरचना ही थी। तो सहसंयोजी आबंधन किस प्रकार से आया है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हम पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कार्बन के अपरूप की बात कर ली जाए। कार्बन के अपरूप, कार्बन हीरा भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन फ्लोरीन भी होता है। 3 अपरूप हमें पढ़ने हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, चलना होगा उनके लिए हमें अगले पेज पर। कार्बन के अपरूप की बात कर लेते हैं। कार्बन के 3 अपरूप हमें पढ़ने हैं। कई सारे कार्बन के अपरूप होते हैं, लेकिन हमें हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 10वीं के सिलेबस में ये 3 ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। क्या होता है भैया हीरा, इसमें दिया गया है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। कार्बन का कोई एक परमाणु होता है, वो अन्य 4 कार्बनों के साथ आबंध बनाता है, तो हीरे का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कोयला और हीरा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोयला बिल्कुल काला होता है, हीरा इतना चमकदार होता है। दोनों चीजें बनी होती हैं किससे भैया, कार्बन से ही। अब जो भी ये हीरा है, इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु यहां पर है, यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर होता है। सबसे ज्यादा कठोर कौन सा प्राकृतिक पदार्थ होता है भैया, हीरा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहां पर दिया गया है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी कि हीरे में जो विद्युत है वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती है, लेकिन ऊष्मा जो होती है, गर्मी जो होती है, उसका वो सुचालक होता है। गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है। इस चीजों का ध्यान भी रखना है। अगला यहां पर दिया गया है, हीरा पारदर्शी होता है। भैया हमने मूवीज में भी देखा है, हीरा जो है वो पारदर्शी होता है, हीरे के आर पार देखा जा सकता है। हीरे में जो चीजें बताई गई हैं बस ये पढ़ लेना है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ना ही आपकी किताब में दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है भैया ग्रेफाइट। क्या होता है ग्रेफाइट, सबसे पहले इसको समझो। जो भी आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो भी सिक्का होता है जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट में यहां पर दिया है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। इसके बाद दिया गया है, चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होता है। जो भी चौथा वाला होता है भैया वो मुक्त गति करता है, और जब भी कोई मुक्त गति करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित की जा सकती है। तो कभी भी आपने जो पेंसिल होती है उसको प्लग वगैरह में नहीं डालना होता है, क्योंकि जो सिक्का होता है ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आगे वाली लाइन को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जो विद्युत है उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर चली जा सकती है। ध्यान रखना है, ग्रेफाइट जो है उसको कहीं भी प्लग वगैरह में नहीं डालना होता है, या फिर कहीं पर विद्युत का कोई काम है वहां पर पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। लकड़ी समझ के बहुत सारे लोग प्रयोग कर देते हैं कि बाहर की तरफ लकड़ी है इसमें, लेकिन अंदर ग्रेफाइट होती है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है।
आगे आ जाता है भैया फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या कहता है, सबसे छोटे फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन जो है ना ये अलग अलग साइज के होते हैं। जो सबसे छोटा फ्लोरीन होता है उसको फ्लोरीन 60 भी कहा जाता है, फ्लोरीन 60 भी इसको कहा जाता है। और सबसे छोटे वाले में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये एक गेंद की आकार का होता है। तो इस तरह से कार्बन के और भी कई सारे अपरूप होते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। आपको इस पेज पर कार्बन के जो भी अपरूप कक्षा 10वीं में पढ़ने हैं वो सारे बता दिए गए हैं। कार्बन के अपरूप के बाद जो पाठ का अगला विषय शुरू होता है भैया वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। कार्बन में एक खास बात यह है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ जुड़कर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। अब ये कुछ खास वजह से ही हो पाता है, कार्बन में कुछ तो खास बात है। ये खास बात क्या है और किस वजह से है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे सामने आ जाता है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है, तो इसमें दिया गया है सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। भाई कार्बन जो है ना उसमें बहुत बड़े बड़े यौगिक बन सकते हैं। कार्बन के बहुत बड़ी बड़ी लंबी चेन वाले यौगिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं और किस वजह से ये बनते हैं, इसके दो कारण हैं। सर्वोत्मुखी प्रकृति के कारण जो है कार्बन के वो दो हैं। कौन कौन से हैं, पहला होता है इसमें श्रृंखलन, दूसरा होता है चतुसंयोजकता। भाई कार्बन जो है उसके आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी जो चतुर्संयोजकता है, चतुसंयोजकता यानी कि इसकी संयोजकता जो 4 है, एक तो ये कारण है। दूसरा है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है भाई इस पेज पर समझ लेते हैं। चतुसंयोजकता वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसको भी डिटेल में समझेंगे। पहले श्रृंखलन को समझ लेते हैं। श्रृंखलन को समझने के लिए श्रृंखलन शब्द का मतलब क्या होता है, श्रृंखला मतलब लाइन होती है, पंक्ति होती है। तो इसी में श्रृंखलन में हमें यहां पर दिया है कार्बन तत्व के परमाणु को आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाना। भाई श्रृंखलन किसको कहा जाएगा, कार्बन के परमाणु जो है ना वो आपस में ही जुड़ जुड़कर इस तरह से लंबी लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसी को कार्बन का श्रृंखलन कहा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी चेन ये बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसी को श्रृंखलन कहेंगे। अब इसी में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु ध्यान से समझ लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट हैं। कार्बन के जो भी यौगिक होंगे उनका नामकरण करने में इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर सबसे पहला बिंदु हमारे सामने आ जाता है, कार्बन एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन अपने ही परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। भाई कार्बन जो है ना वो एकल बंधन यानी कि एक बंधन भी कर सकता है, द्विबंध भी कर सकता है और त्रिबंध, तीनों तरह के बंध आपस में कर सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। उदाहरण दे देता हूं आपको ये किस तरह से होगा। देखो कार्बन जो है ना वो आपस में एक बंधन से भी जुड़ सकता है, कार्बन अपने बीच में दो बंधन से भी जुड़ सकता है, और बीच में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंधन भी, एक बंधन, द्विबंधन और त्रिबंध, इन तीनों तरह से कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है। अब इसे अगला जो बिंदु है उसको और ध्यान से समझना है। यहां पर हमें यहां पर दिया गया है भैया संतृप्त कार्बन, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। संतृप्त कार्बन जो हमारे सामने आया है भैया, संतृप्त कार्बन यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल सह संयोजक बंधन होते हैं, इन्हें एल्केन कहा जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनको अंडरलाइन कर देता हूं, आपने यहां पर ध्यान रखना है। अगर संतृप्त कार्बन है तो उनके बीच में क्या होगा, एकल बंधन होगा, एकल बंध होगा, और उनको क्या कहा जाता है, संतृप्त को क्या कहा जाएगा। देखो यहां पर मैंने अंडरलाइन भी किया है, बक्से में बंद कर दिया है। जो भी संतृप्त कार्बन होते हैं उनके बीच में एकल बंध होता है और उनको एल्केन कहा जाता है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, संतृप्त में एकल होता है और उनको एल्केन कहा जाता है। इसी तरह से इससे अगले बिंदु में और इंपॉर्टेंट बात की जाती है, ये भी आपको याद रखनी है हमेशा। सो यहां पर आ जाता है असंतृप्त कार्बन यौगिक में कार्बन द्विबंध त्रिबंध होते हैं और इनको एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। भैया यहां पर जो असंतृप्त हैं, ठीक है, असंतृप्त वाले जो कार्बन यौगिक होते हैं उनमें द्विबंध या फिर त्रिबंध होते हैं और इनको एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। द्विबंध वालों को एल्कीन कहा जाता है, त्रिबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना है और ये याद रखना है। जो भी ये दो बिंदु है ना हमारे, ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो जो भी जानकारी दी गई है इनको अच्छी तरह से याद रखना है आपने। श्रृंखलन में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी सारी मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे इसकी चतुसंयोजकता की। भाई चतुसंयोजकता में क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
कार्बन में श्रृंखलन किस प्रकार से होता है पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब बात करेंगे चतुसंयोजकता की। भैया कार्बन में चतुसंयोजकता किस प्रकार से होती है, होता क्या है चतुसंयोजकता का अर्थ, इसको समझते हैं। चतुसंयोजकता मतलब होता है कि इसकी संयोजकता चार होती है। पीछे वाले पेज पर भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें हमें दिया गया है कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता चार होती है। जो भी कार्बन का परमाणु है उसकी संयोजकता चार होती है। इस चार संयोजकता की वजह से क्या करेगा कार्बन, जिसके कारण यह परमाणु O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर, C से क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सह संयोजी आबंध बनाने में सक्षम होता है। ये कार्बन ही एकलौता ऐसा तत्व है जो इतने सारे अन्य तत्वों के साथ सह संयोजी आबंध बना सकता है, इसीलिए कार्बन को अनोखा कहा जाता है। तो चतुसंयोजकता क्या होती है, बहुत आसान है। इसकी संयोजकता चार है और इस संयोजकता चार होने की वजह से ये अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बना सकता है। बहुत सारे अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध ये बनाने में सक्षम होता है। इसके बाद हमारे सामने एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। भैया हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा CH4 होता है, यहां पर ये यौगिक जो भी बना है इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके अलावा कोई भी अन्य तत्व नहीं है। तो इसको क्या कहा जाएगा भैया, इसको कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। उस यौगिक को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा पीछे वाले पेज पर जो हमारा श्रृंखलन था, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो हमने यहां पर श्रृंखलन पढ़ा था, पीछे वाले पेज पर हमने श्रृंखलन पढ़ा था। श्रृंखलन में हमने संतृप्त यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ा था। अब इन्हीं के बारे में हमें आगे और डिटेल में समझना है। भैया जो भी हमारे संतृप्त यौगिक होते हैं कार्बन वाले, वो क्या होते हैं, उदाहरण भी लेंगे, और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं इनको भी समझेंगे, उदाहरण सहित समझना है। तो संतृप्त को पहले समझेंगे, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। कार्बन में संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले संतृप्त कार्बन यौगिक में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंधन बनता है, तो संतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये कार्बन है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन बनते रहेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा भैया, इसको हम कहेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। और संतृप्त कार्बन यौगिक जो है उनका नाम क्या होता है भैया, उनको एल्केन कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है भैया, असंतृप्त कार्बन यौगिक। असंतृप्त कार्बन यौगिक में दो चीजें होती हैं भैया, द्विबंध भी होता है और त्रिबंध भी होता है। द्विबंध किस प्रकार से होता है, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास कार्बन है, इन दोनों के बीच में इस तरह से द्विबंध हो गया, आगे यहां पर एकल बंधन ही हो जाए। कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक द्विबंध भी अगर हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाएगा। और जो भी हमारे ये असंतृप्त कार्बन यौगिक होंगे जिनमें द्विबंध होगा उनको एल्कीन कहा जाएगा। ये नाम याद रखना, मिलते जुलते नाम है, एल्केन है, एल्कीन है, और एल्काइन किसको कहा जाएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध देखने को मिल जाए, कोई भी एक जगह पर आपको त्रिबंध देखने को मिल जाए, अगर एक जगह पर भी त्रिबंध आ जाए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं एक भी जगह अगर द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, जैसे यहां पर क्या आ गया है भैया, त्रिबंध आ गया है, त्रिबंध अगर एक जगह पर भी आ गया है तो ये भी क्या होगा हमारा यहां पर असंतृप्त कार्बन यौगिक हो जाएगा। और असंतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार का होगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है एल्काइन। नाम यहां पर ध्यान रखने हैं, मिलते जुलते नाम है। एल्केन कहा जाता है जहां पर सभी के सभी एकल बंध होते हैं, कहीं एक जगह पर द्विबंध मिल जाए तो एल्कीन कहा जाता है, और कहीं एक जगह पर त्रिबंध मिल जाए तो एल्काइन कहा जाता है इनको। इन तीनों के फॉर्मूले भी होते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर एल्केन है इसका फॉर्मूला होता है CN। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन में हमारे पास आ जाता है 2N जमा में 2। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में आपने रखना पड़ेगा। एल्केन के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है भाई, N क्या होता है आपको पता चलेगा कि C से कार्बन हो गया, H से हमारा हाइड्रोजन हो गया। N का मतलब होता है कि कार्बन की कितनी संख्या है। ठीक है, N के जगह पर हमें एक या दो रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कार्बन इतने हैं तो हाइड्रोजन इतने हो जाएंगे। फॉर्मूले में रखोगे वैल्यूज को तो समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा एल्कीन होता है भैया, इसके लिए भी क्या कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं CN, उसके बाद आ जाएगा यहां पर H
2n ये फॉर्मूला होगा किसके लिए भैया, एल्कीन के लिए। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं ये वाले। और इसके बाद जो हमारा एल्काइन आता है इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें आ जाता है कार्बन हमारे पास n होगा, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा 2n और घटा का 2 यहाँ पर लिखा जाता है। एल्काइन का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया है भैया। आपको यहाँ पर फॉर्मूले से करना क्या होगा, देखो फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि एल्काइन में अगर हमारे पास मान लो n की जगह पर हम 2 रखते हैं, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो पता आपको चल जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, इनको याद आपने कर लेना है। अब यहां पर जो भी हमारे एल्केन होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल बंध होता है, इनके कई सारे उदाहरण लेने हैं। उदाहरण लेने के लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। पाठ में हमारा अगला विषय आता है श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। इसमें हम एल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो मैंने आपको पीछे वाले पेजेस पर बताए हैं, इनके कई सारे उदाहरण लेंगे और इनकी संरचना जो होती है उसको भी बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन परमाणु, अगर कार्बन का 1 परमाणु है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, किस प्रकार से वो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, इसको हमें समझना है। नाम भी यहाँ पर दिया गया है। अगर कार्बन का 1 परमाणु है तो उसे मेथेन कहा जाता है। कार्बन के 2 होंगे तो एथेन होगा, कार्बन के 3 होंगे तो प्रोपेन होगा, 4 होंगे तो बूटेन, 5 होंगे तो पेंटेन और 6 होगा तो हेक्सेन उसको कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जो भी एल्केन है ना, उनके नाम यहां पर दिखे गए हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी से एक आवाज निकल कर आती है, एन की आवाज आएगी। ठीक है, जैसे पढ़ो, मेथ एन मेथेन बनता है, इसी तरह से एथ एन बनता है, तो इनको इसीलिए एल्केन कहा जाता है। अब मेथेन का जो सूत्र है वो क्या होता है भैया, CH। अगर इस फॉर्मूले में हमारे पास कार्बन 1 है, n के स्थान पर 1 रखो, यहां पर भी n के स्थान पर 1 रखोगे, फॉर्मूले में इसको n के स्थान पर 1 रखोगे तो आपको पता चलेगा एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए भैया, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो मेथेन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। मेथेन का फॉर्मूला तो आ गया है, इसकी संरचना भी आपको पता होनी चाहिए। तो संरचना, मेथेन की जो संरचना है इसी के सामने यहां पर मैं बना देता हूं। कार्बन 1 होगा और चारों तरफ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा एकल बंधन के साथ। तो इस तरह से यहां पर ये संरचना हो जाती है किसकी भैया, ये वाली संरचना किसकी हुई है, मेथेन की संरचना हुई है। ठीक है, एरो से मैंने यहां पर दर्शा दिया है। इसके बाद एथेन की बात कर लेते हैं। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यानी कि कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं की जरूरत होगी। इस फॉर्मूले में अगर जो N है हमारा, कार्बन जो हमारा यहां पर N है, इसके स्थान पर अगर आप 2 रखोगे तो हाइड्रोजन कितना आएगा भैया, 6 आएगा। तो इसको एथेन कहा जाता है। एथेन में क्या होगा भैया, जो भी संरचना है उसको समझो। इस तरह से कार्बन के 2 परमाणु आएंगे और 1 परमाणु के साथ यहां पर हमारे कितने हाइड्रोजन होंगे, इस तरह से हमारे हाइड्रोजन इसके साथ एकल बंधन के साथ इसमें जुड़े होंगे। ठीक है, यहां पर मैंने ये किसके लिए बनाया है भैया, ये वाला जो है ये, ठीक है, यहां पर ये वाला जो बनाया है ये हो गया है एथेन की संरचना। इसी तरह से प्रोपेन आता है भाई, अगर 3 कार्बन होते हैं तो उसको प्रोप कहा जाता है, प्रोप कहेंगे उसको। ठीक है, और बाद में एन जोड़ देना है, प्रोप एन हो जाएगा वो। इसकी जो संरचना है उसको बनाएंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला पहले समझो। इसमें दिया गया है C3H8। इसकी संरचना पर आ जाते हैं भैया। संरचना के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर बना देता हूं मैं। इसमें हमारे पास 3 कार्बन के परमाणु होते हैं, इस तरह से 3 कार्बन के परमाणु होंगे। जो पहला कार्बन का परमाणु होगा और आखिरी वाला कार्बन का परमाणु होगा, उसमें 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एकल बंधन होगा सभी के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर मुझे थोड़ा सा छोटा करने दो, मैं अपना नीचे कर लेता हूं, थोड़ा सा मतलब नीचे आ जाता हूं। ये आ गया मैं नीचे, और अब आपको इसकी संरचना बनाकर दिखा देता हूं। यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा भैया, इसमें हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऊपर भी यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। जो भी यहां पर संरचना मैंने बनाई है भैया, ये किसके लिए है, अलग अलग कर देता हूं मैं। ठीक है, ये किसकी है भैया, CH4 की। इसके बाद ये वाली जो संरचना बनाई गई है ये किसकी है, ठीक है, ये वाली जो संरचना है ये हो गई है हमारी भैया एथेन की, इसके अंदर आ गई है। इसके बाद C3H8 की जो संरचना है यहां पर आपके लिए बना दी गई है। इसी तरह से आगे वाली जो संरचना है वो भी बना देता हूं भैया। अगर हमारे पास 4 कार्बन के परमाणु होते हैं तो उसको ब्यूट कहा जाता है। ब्यूट कहेंगे, पीछे लगा देना है एन, ब्यूटेन हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास 4 कार्बन के परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के 10 होते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार से की जाएगी, यहीं पर बना देता हूं मैं। यहां पर इस तरह से 4 कार्बन के परमाणु एकल बंधन के साथ
जुड़े होंगे। इस तरफ इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। जो भी शुरुआत वाला कार्बन होता है इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और आखिरी वाला जो कार्बन है इसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं एल्केन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बीच में जो हमारे हैं उनमें दो दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो भैया ये हो गया हमारा। अब देखो बीच में जो हमारे पास कार्बन बचे हैं इसमें ऊपर और नीचे कार्बन आपने यहाँ पर जोड़ देने हैं एकल बंधन के साथ। इस तरह से हमने यहाँ पर किसकी संरचना बना ली है भैया, ये वाली संरचना किसकी हो गई है, ब्यूटेन की संरचना। इसी तरह से पेंटेन, पेंट जो होती है, पेंट यानी कि 5, ठीक है। पेंटेन में 5 कार्बन के परमाणु होंगे। हेक्सेन जो होता है इसमें 6 कार्बन के परमाणु होंगे। इनकी संरचना बनाना को मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। चलो पेंटेन की बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। हेक्सेन की आपने खुद से बनानी है, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा आपको। जस्ट यहां पर कार्बन की हमें एक चेन बनानी है, ठीक है। कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए पेंटेन के लिए? यहां पर मैंने किसके लिए बनाया है, ये वाला है ब्यूटेन के लिए। पेंटेन के लिए इस तरफ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन की हमें चेन बना देनी है इस तरह से। इसमें कुल 5 आपने ले लेने हैं, 4 हो गए और ये 5वां हो गया। पहले जो कार्बन आया है इस पे हम 3 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ देते हैं तीनों दिशाओं में, और आखिरी में जो कार्बन है इसके भी तीनों दिशाओं में हम हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं। इसके अलावा बीच में जो 3 कार्बन हैं उनके ऊपर और नीचे तीनों में हाइड्रोजन हमें जोड़नी है। तो भैया ये हाइड्रोजन हमारे पास आ गई, नीचे यहां पर आ जाती है, यहां पर हाइड्रोजन आ गई, यहां पर भी हाइड्रोजन, ऊपर भी और नीचे भी। अब एक बचा है, वो कौन सा है भैया, हेक्सेन। अपनी नोटबुक उठाओ, कॉपी उठाओ, कॉपी में आपको 6 कार्बन बनाने हैं। उसके बाद हर एक जगह पर हाइड्रोजन आपने जोड़ देने हैं। पहला कार्बन और आखिरी कार्बन होगा उसमें 3-3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। बीच वाले जो होंगे 4 कार्बन उसमें जोड़ देने हैं ऊपर और नीचे 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर एक और नीचे एक, ठीक है। तो जो भी हमारे यहाँ पर एल्केन होते हैं भैया, श्रृंखलाएं उनकी किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे हो ना, ये श्रृंखलाएं हैं और इनको हम और आगे आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो इस तरह से श्रृंखलाएं बनती हैं एल्केन की। आप कहोगे भैया एल्कीन की किस तरह से बनती हैं, एल्काइन की किस तरह से बनती हैं, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। बात करेंगे एल्कीन की। भैया एल्कीन के उदाहरण भी आपको समझने पड़ेंगे। और एल्कीन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, CN, और यहां पर आ जाता था H2N। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे वाले पेजेस पर, जब तीनों इकट्ठे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। यहां पर हम सिर्फ 3 ही उदाहरण ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने दिए गए हैं उससे अलग नहीं जाते हैं। तो अगर कार्बन का एक परमाणु है उसको एथ कहा जाता है, एथ कहा जाता है उसको, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, कीन की, तो एथ इन हो जाएगा। इसमें आपने क्या जोड़ देना है, ई की मात्रा और न जोड़ देना है, एथ इन हो जाएगा। इसी तरह से प्रोप हो जाएगा, इन हो जाएगा, ब्यूट इन हो जाएगा। तो यहां पर बात करेंगे हम सूत्र की। कार्बन परमाणुओं की संख्या यहां पर 2 से शुरू होती है। गलती से यहां पर हमारे पास 1 2 3 लिखा गया है, इनको मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। मैं इनको काट देता हूं। यहां पर कार्बन की परमाणु संख्या 2 से शुरू होगी, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद यहां पर ब्यूट जो होता है उसमें 4 होती है। अब यहां पर जो कार्बन की परमाणु संख्या 2 है, तो कार्बन हमारा 2 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा भैया, जितना भी कार्बन है उसका दुगना हो जाएगा। 2 रख के आप देख सकते हो n के स्थान पर, जो भी यहां पर है उसका दुगना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां पर 4 हो जाएगा। कार्बन प्रोपीन में कितना होता है भैया, 3 होता है। इसके बाद यहां पर 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्यूटीन में 4 कार्बन होता है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब इन सबके सूत्र तो हमने देख लिए, अब हमें इनकी संरचना भी देखनी पड़ेगी। और आपको पता है ना एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध होता है। अब इस द्विबंध को समझो। देखो यहां पर कार्बन 2 हमें दिए गए हैं, ठीक है। कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो कार्बन हम यहां पर बनाया, यहां पर भी कार्बन बना लिया, इनके बीच में हमने इस तरह से द्विबंध बना दिया। अब हाइड्रोजन इनमें जोड़नी होगी हमें, तो भैया इस तरफ एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इस तरफ भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन और यहां पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो भैया इस वाले कार्बन के कितने होने चाहिए, कुल लाइंस कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 जोड़े जो हैं इसके बन रहे हैं। इस वाले कार्बन के भी आप देखोगे तो देखो 2 यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 जोड़े इसके भी बन रहे हैं। यानी कि संयोजकता जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट यहां पर हो जाती है। तो द्विबंध जो होगा उसमें कहेंगे हम ये क्या है भैया, एल्कीन है। और ये किसके लिए बनाया है हमने, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद प्रोपीन के लिए देख लेते हैं। नीचे की तरफ मैं प्रोपीन की भी जो संरचना है वो बना देता हूं। इसमें 3 कार्बन होंगे, तो भैया इस तरह से हमें 3 कार्बन बना लेने हैं।
अब आप कहोगे भैया डबल बॉन्ड कैसे लगेगा, द्विबंध कैसे लगेगा? देखो किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में द्विबंध लगा दो, अगले वाले में एकल बंध लगा देना है। सिर्फ एक जगह पर भी द्विबंध हमने लगा दिया तो वो एल्कीन हो जाते हैं। तो एक जगह पर तो हमने द्विबंध लगा दिया, बचा हुआ जो हमारा आगे वाला है उसके बीच में एकल बंधन ही होगा। अब इसमें हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है भैया, दो जोड़े तो यहाँ पर हो गए हैं, बचे हुए दो जोड़े हाइड्रोजन में यहाँ पर आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद देखो इस वाले कार्बन को देखो, इसके कितने यहाँ पर जोड़े हैं, तीन हैं, तो इसको एक की जरूरत और होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर हमें जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन है इस पे तो सिर्फ एक ही है, बचे हुए तीन कार्बन या सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, सभी की संयोजकता संतुष्ट यहाँ पर हो जाती है। इस वाले कार्बन को अगर देखेंगे तो चार यहाँ पर संयोजकता दिखाई देगी। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसकी भी संयोजकता चार दिखाई देगी, और इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसकी भी संयोजकता आपको चार दिखाई दे जाएगी। संयोजकता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। अब बात करो ब्यूटेन की, कहां पर होगा भैया ब्यूटेन का उदाहरण, मतलब ये सूत्र है तो इसके लिए यहां पर संरचना कर लेते हैं। इसमें चार कार्बन होंगे, तो भैया कार्बन और कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद आगे यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का मतलब होगा एकल बंध और द्विबंध। एक जगह पर हमें द्विबंध बना देना है, बाकी हर जगह पर एकल बंधन ही रखना है। अब इस वाले कार्बन में हम देख सकते हैं सिर्फ दो हैं, तो इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर आप देखो मुझे इस वाले कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो गई है। आगे वाले को देखेंगे तो भैया इसके पास तीन है, तो एक बचता है, एक यहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इसके बाद इस वाले की देखो दो संयोजकता तो इसके पास है, बची हुई दो यहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस वाले की भी संयोजकता संतुष्ट हो गई। इस वाले की बात करें तो इस वाले में हम तीन हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं। अगर हमारे पास चार कार्बन हैं तो भैया हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, चार और चार हाइड्रोजन, यानी कि आठ हाइड्रोजन निकल कर आएंगे। फॉर्मूले से भी आप ये ज्ञात कर सकते हो। एल्कीन के हमने यहां पर कुछ उदाहरण ले लिए हैं, इसी तरह से एल्काइन के भी हमें उदाहरण लेने हैं। एल्काइन के उदाहरण के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर भी कुछ गलतियां हो गई हैं भैया, यहां पर भी जो परमाणु संख्या है कार्बन की ये गलत लिखी गई है, इसको मैं काट कर जो सही है वो लिख देता हूं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 2, 3 और 4 यहां पर होगी, ठीक है। अब एल्काइन का जो सूत्र है वो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर आ जाता है CN, उसके बाद हमारे पास H होता है 2N घटा का 2 होता है, ठीक है। CnH 2N घटा में 2 होता है ये, ठीक है। तो ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करो आप। कार्बन में अगर 2 है हमारे पास तो 2 दूनी 4 घटा में 2, यानी कि सूत्र हमारा क्या बनेगा भाई, C2 और H2 का सूत्र बनेगा इथाइन के लिए, ठीक है। इथाइन के लिए हमारा सूत्र आपके लिए यहां पर मैंने लिख दिया है। अब इस सूत्र से हम संरचना की बात कर लेते हैं। जो भी हमारे अल्काइन होते हैं उनके बीच में किस तरह का बंधन होता है, त्रिबंध होता है। तो तीन बंधन होंगे यहां पर कार्बन से कार्बन के बीच में, 1 2 3 यहां पर हो गए हैं भैया। आप देखो इस वाले कार्बन के भी 3 हो गए हैं, और जो हमारे पास ये वाला कार्बन है इसके भी 3 हो गए हैं, एक एक बचता है इनका। तो इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगी और इस तरफ भी हाइड्रोजन आ जाएगी। ये क्या हो गया हमारा, इथाइन की संरचना हो जाती है। इसी तरह से प्रोपाइन की बात करेंगे। प्रोपाइन में भैया कितने कार्बन होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। उसके बाद आप इस सूत्र में n के स्थान पर 3 रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा 4 है, ठीक है। 3 अगर कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर सूत्र के अनुसार आपको 4 मिलेंगे, n के स्थान पर आप 3 रख के देख सकते हो। अब इसके जो भी संरचना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी संरचना आपको करके दिखा देता हूं। हमें क्या करना होगा भैया, 3 कार्बन लिखने हैं, ठीक है। कहीं पर भी एक जगह पर त्रिबंध हमें बना देना है। हम हमेशा शुरुआत में बनाते हैं, जरूरी नहीं है शुरुआत में हो, आखिरी में भी आप त्रिबंध बना सकते हो। तो जो आखिरी वाले कार्बन हैं इनके बीच में त्रिबंध बना दिया, यहां पर मैंने एकल बंधन बना दिया। अगर एक जगह पर भी त्रिबंधन आ जाए तो उसे एल्काइन कहा जाता है। अब जो शुरू वाला हमारा कार्बन है इसकी संयोजकता एक ही है, हम क्या कहां तक लेकर जा सकते हैं, 4 तक। तो इसमें हम यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आप देखो यहां पर इस कार्बन के कुल कितनी हो गई, संयोजकता संतुष्ट हो गई। इस वाले कार्बन की आप देखकर मुझे बताओ भैया, इसकी तो 3 इस तरफ है, एक इस तरफ है, पहले से संतुष्ट है। इस वाले कार्बन की देखो भैया 3 है, एक और इसमें हाइड्रोजन यहां पर हम जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर 3 कार्बन हमारे पास हैं और कुल कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 4 हाइड्रोजन यहां पर
हो जाते हैं। इसके बाद ब्यूटाइन की बात करते हैं। ब्यूटाइन में हमारे पास कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं। भैया इस वाले फॉर्मूले में n के स्थान पर आप 4 रखो, आपको क्या मिलेगा? जो हाइड्रोजन है वो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो जो भी ब्यूटाइन है उसकी संरचना किस तरह से होगी यहां पर समझ लेते हैं। आपको क्या करना है भैया? 4 यहां पर कार्बन बना देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कहीं पर भी त्रिबंध आपने कार्बन कार्बन के बीच में बना देना है। ये चौथा कार्बन मैंने बना दिया है, बाकी जगह पर एकल बंधन ही रहने वाला है। अब यहाँ पर हमें संयोजकता देखनी है भैया। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। 4 संयोजकता शुरू वाला जो कार्बन है उसकी संतुष्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इसके जो कार्बन है इसकी संयोजकता संतुष्ट हो गई। अगर इस वाले कार्बन की देखते हैं तो भैया इसकी पहले से संतुष्ट है। इस वाले कार्बन की देखेंगे तो इसके भी 4 संयोजकता संतुष्ट है। आखिरी वाला जो कार्बन है इसकी संतुष्ट नहीं है, इसमें हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी संयोजकता यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगी। संयोजकता संतुष्ट होने का मतलब होगा कि जो भी कार्बन होता है उसके 4 जोड़े क्या होती है? साझेदारी होती है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 जोड़े की साझेदारी हो गई है इस वाले कार्बन के लिए। अगर इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसमें 1 इस तरफ है और 3 इस तरफ हैं, 4 जोड़े की साझेदारी हो गई है। इस वाले में देखोगे तो भैया इसके भी 4 जोड़े की साझेदारी आपको दिखाई दे रही होगी। सो अभी तक हमने जो भी श्रृंखला, शाखाएं और वलय थे उसमें एल्कीन, अल्केन और अल्काइन के कई सारे उदाहरण ले लिए हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? जो भी फॉर्मूला मैंने बताया गया है और इनकी संरचना किस तरह से होती है, कार्बन की जो संयोजकता है उसको किस तरह से संतुष्ट रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ और भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, कौन कौन सा उनका सूत्र होगा, नाम क्या होगा, सारी चीजें समझने के लिए और भी कई सारे उदाहरण लेने के लिए इसी में चलते हैं अगले पेज पर। पीछे वाले पेजेस पर हमने कई सारे संरचनाओं के उदाहरण लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि पीछे वाले पेजेस पर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा था कि भैया इस तरह से ये कार्बन की एक चेन यानी कि श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही थी, तो जरूरी नहीं है कि श्रृंखला ही बनाई जाए, शाखाएं भी बनाई जा सकती हैं। जैसे पेड़ में से, तने से अलग अलग शाखाएं निकली रहती हैं, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। उदाहरण लेकर बता देता हूं आपको। ब्यूटेन का उदाहरण ले लेते हैं भैया। ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि C4H10 यहां पर ब्यूटेन का सूत्र होता है। अब एक तो हम इसमें चेन बना सकते हैं। चेन बनाना तो आसान है ना, हमें यहां पर 4 कार्बन रखने हैं, उसके बाद यहां पर हमें हाइड्रोजन इसमें जोड़ देने हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप खुद भी बना सकते हो। आपको कई सारे इस तरह के उदाहरण मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको बना देता हूं। ये जो मैंने बनाई है ये कार्बन की क्या बनी है भैया? चेन बनी है। मुझे अब इसी के लिए शाखाएं अगर बनानी हो, देखो इसमें कार्बन एक चेन यानी कि श्रृंखला में है, तो ये श्रृंखला हो गई। अब अगर शाखाओं में बनाना हो हमें ब्यूटेन को ही, तो किस तरह से बनाया जाएगा? देखो भैया मैंने ये कार्बन बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने कार्बन बना लिया। अब इसमें एक कार्बन मैं ऊपर कर देता हूं, एक कार्बन यहां पर मैं नीचे कर देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ है आप देख सकते हो, ये चेन नहीं बनी है, ये एक तरह से शाखाएं इसमें से निकल रही हैं, तो इनको शाखाएं कहा जाता है भैया। शाखाओं में अब हमें इनकी संयोजकता को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इसकी संयोजकता देखो, इसकी संयोजकता 3, इसमें से जो यहां पर परमाणु हैं, कार्बन के 3 परमाणु हैं वो आ चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन की इसको जरूरत होगी, आ गया। अब यहां पर हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसमें एक जोड़े की साझेदारी हो चुकी है, बचे हुए यहां पर हम 3 हाइड्रोजन इसमें जोड़ सकते हैं। इस तरह से 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसी तरह से इसके भी यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये क्या बन गई हमारी? यहां पर ये बन जाती हैं शाखाएं। इसी ब्यूटेन का सूत्र हमारा है, काउंट कर लो यहां पर आप, कार्बन 4 मिलेंगे, हाइड्रोजन इसमें 10 मिलेंगे और इसमें भी हाइड्रोजन 10 मिलेंगे और कार्बन आपको मिलेंगे 4। तो जो रचना है, संरचना है, वो अलग अलग हो सकती है हर एक सूत्र के लिए। इसी तरह से हेक्सेन के लिए भी बना सकते हो। हेक्सेन की श्रृंखला मैंने आपको बनाने के लिए काम दिया था पीछे वाले पेज पर, हेक्सेन की जब बात कर रहे थे। हेक्सेन का जो सूत्र है वो क्या होता है भैया? इसमें C जो है, कार्बन जो है वो 6 परमाणु होते हैं और जो हाइड्रोजन हमारा होता है
उसमें 14 परमाणु होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 हमारा आ जाएगा। तो भैया इस तरह से हमें क्या करना है, कार्बन जो है वो इस तरह से हमें श्रृंखला बना लेनी है। 4 हो गए हैं, 5 और ये 6 हो जाते हैं। हर जगह पर हमें क्या करना है भैया, जहां जहां पर हमें दिखे हाइड्रोजन इसमें लगा देना है कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो ये श्रृंखला हुई है भैया हेक्सेन की। अगर हमें शाखाएं बनानी हो तो क्या बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती हैं। बनाकर मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं। सो ये हो गई हमारी यहाँ पर एक श्रृंखला, ठीक है। कार्बन यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में दिए गए हैं। अगर शाखाएं बनानी हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या होगा भैया, ये कार्बन, कार्बन कितने कार्बन मुझे लेने हैं, 3 यहाँ पर मैंने ले लिए। एक मैं इस तरफ नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आगे यहाँ पर मैंने एक कार्बन और ले लिया। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 5 है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर शुरू वाला कार्बन है, इसमें एक कार्बन मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ। तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसमें आपको दिखाई देगा कि आपको श्रृंखलाएं बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। ये एक सीधी सी चेन है, इसमें से ये शाखा निकल रही है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला भी है और इसमें से नीचे और ऊपर की तरफ आपको शाखाएं निकलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब बस हमें इनको आगे क्या करना है भैया, इसमें मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कर सकता हूँ, संयोजकता को संतुष्ट कर देना है, ठीक है। इसके आप देखो यहाँ पर कितने हैं भैया, 2 हैं। तो 2 और हाइड्रोजन, एक इस तरफ मैं जोड़ देता हूँ, एक इस तरफ मैं जोड़ देता हूँ। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा। आप इसमें देखो कार्बन के 3 तो यहाँ पर जो साझेदारी है वो हो चुकी है, तो एक हाइड्रोजन, इसमें भैया मुझे 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो ये यहाँ पर आखिरी वाला बचा है, ठीक है, ये वाला बचा है हमारे पास, इसमें 3 हाइड्रोजन इस तरह से मुझे लगा देने हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये किस तरह से हुआ, हमारा सूत्र तो सेम है बिल्कुल, C6H14 वाला सूत्र यही है और ये वाला भी हमारा वही है। लेकिन एक श्रृंखला के रूप में है, दूसरा किसके रूप में है, शाखाओं के रूप में है। तो जो संरचना है वो अलग अलग हो सकती है, मैं फिर से ये बता रहा हूं आपको। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देता हूं भाई, बेंजीन जो है ना, इसकी संरचना एग्जाम में कई बार आती है। बेंजीन के सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं, तो इसका सूत्र होता है C6 और H भी इसमें 6 ही होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास कार्बन आता है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन आएगा, फिर यहाँ पर कार्बन, इस तरह से, मतलब एक रिंग जो गोला होता है ना, उस तरह से ये बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर एकल बंधन होगा, दूसरी जगह पर द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, और फिर इसमें द्विबंध आ जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, हर एक कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, ठीक है। इस वाले में हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगी, इस वाले में भी एक आ जाएगी, इस वाले में भी एक, यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। जो यहाँ पर मैंने संरचना की है बेंजीन की, इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है और इसकी जो संरचना है वो भी आपने याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है, आगे भी आने के चांसेस पूरे बनेंगे। तो जो भी कार्बन के सूत्र होते हैं, उनकी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय भी यहाँ पर हमने बना लिया है। वलय का मतलब होगा इस तरह से गोलाकार में भी यहाँ पर ये बन सकता है। तो कई सारे उदाहरण हमने ले लिए हैं। अब पाठ के अगले विषय पर चलेंगे। कार्बन अगले विषय में कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब, ये समझने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। अब जो विषय आता है इसमें कहता है, कार्बन अन्य तत्वों से मुझसे दोस्ती करोगे, यानी कि आप मेरे साथ जुड़ोगे क्या? तो कार्बन की एग्जैक्ट बात क्या है, इसको समझने के लिए हमें दिया गया है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यहां पर हमें विषम परमाणु दिए गए हैं, ठीक है। रेड पेन ले लेता हूं एक सेकंड में। यहां पर आप देखो ये टेबल है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसमें आपको विषम परमाणु दिए गए हैं। Cl यानी कि क्लोरीन, Br यानी कि ब्रोमीन यहां पर दिया गया है। क्लोरो ब्रोमो हम इनको कहते हैं, ये एल्केन होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वाले होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आती है, उसमें एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इन सभी के फॉर्मूले भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी के फॉर्मूले यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आपको एक चीज पता है, कार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ी होती है, ठीक है। सभी तरफ क्या होता है भैया, हाइड्रोजन जुड़ी होती है। इस तरह से हाइड्रोजन हमारी जुड़ी होती है। अब कार्बन दूसरे तत्वों से कहता है, आप मुझसे दोस्ती करो। तो भैया वो दोस्ती करेंगे तो कार्बन की संयोजकता तो सिर्फ 4 है।
तो जो दोस्ती करने वाले हैं वो हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद उनके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा है हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन जो है ना उसको हटा दिया जाएगा। जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, इसको मैं हटा के कोई भी यहाँ पर मान लो Cl जो क्लोरीन है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो से इसका नाम आ जाएगा। इसका फॉर्मूला पहले क्या था भैया, पहले फॉर्मूला था इसका CH4 जो कि मीथेन होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन तो हट गया है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया है भैया, CH3Cl हो गया है। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका नाम होता है। इनके नाम भी, जैसे क्लोरीन अगर इसमें लगा है तो आपको क्या लगाना है भैया, क्लोरो लगाना है, क्लोरो का इस्तेमाल करना है। मान लो अगर यहाँ पर क्लोरीन की बजाय, ठीक है, ये क्लोरीन जो है इसको मैं हटाता हूं, क्लोरीन की बजाय अगर यहाँ पर Br यानी कि ब्रोमीन जुड़ जाता है हाइड्रोजन को हटाकर, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, CH3 और Br यहां पर हो जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे भैया, ब्रोमो इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, ब्रोमो मेथेन इसको कहा जाएगा। इस तरह से नाम भी इसका बदली होगा जब भी हाइड्रोजन को हटाकर कोई अन्य चीज इसके साथ जुड़ेगी। अब आप कहोगे भैया चलो ये तो ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन तो ठीक है, ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं ये किस प्रकार से इसमें जुड़ेंगे। तो आसान सा तरीका बता देता हूं, बार बार एक ही चीज हमें करनी होगी। Br जो हमारा यहां पर है मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, Br को मैंने हटा दिया। अब एल्कोहल जो होता है उसमें क्या होगा, OH जुड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन को हटा के भैया OH जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पर इससे अगला आप देखो, ठीक है, यहां से मैं इसको हटाता हूं, अगला यहां पर क्या है भैया, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, यहां पर C जुड़ेगा और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन रहता है और द्विबंध के साथ इसमें ऑक्सीजन रहता है। आपने इस वाले पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, इस पर फोकस रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखो बिल्कुल सेम दिया गया है ना, यहाँ पर ये वाला ही यहाँ पर आता है, तो हम कहेंगे ये एल्डिहाइड वाला आ गया है। इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें, इससे अगले वाले को देखें, तो भैया इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, एक सेकंड आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड, इसमें कुछ इस प्रकार से होगा कि भैया जो हमारा यहाँ पर कार्बन है इस तरफ इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध के साथ इसमें एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो ये हमारा कीटोन वाला आ जाएगा। इसमें देखो आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कीटोन से आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपके पास मान लो कोई भी हमारे पास इस तरह से है कि भाई कार्बन की चेन बनी हुई है। ठीक है, तो ये कार्बन की चेन है, इसमें एक तरफ आपको ऑक्सीजन दिखेगा और एक तरफ हाइड्रो ऑक्साइड दिखेगा, और बाकी हमारा ये वाला जो है इसमें तीनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपने पहचानना है, इस तरह का ये संरचना आपको दिखाई दे जाएगी। तो हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन में जो अन्य तत्व जुड़ते हैं जिनको हम विषम परमाणु कहते हैं, जो इस टेबल में आपको दिए गए हैं, कार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन को हटाकर खुद साथ में जुड़ जाते हैं। इनको, इनके जो प्रकारात्मक समूह हैं उनका फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये चीज भी आपने यहाँ पर समझ लेनी है। और जब ये जुड़ेंगे तो कार्बन का जो भी सूत्र होगा उसका नाम होगा, दोनों बदली हो जाते हैं। पाठ में अगला विषय आ जाता है समजातीय श्रेणी। इसको आसानी से समझ पाओगे, यहां पर जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पहले उदाहरण दूंगा तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो समजातीय श्रेणी में कहता है यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो उसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इसके उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। ठीक है, उदाहरण में यहां पर ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मेरे पास यहां पर आ जाता है भैया CH3 और इसमें OH आ जाता है। तो आपको पीछे वाले पेज पर क्या बताया गया था, हाइड्रोजन को अगर OH डिस्प्लेस करता है, प्रतिस्थापित करता है, ठीक है, ये चीज बताई गई थी। तो ये क्या होगा भैया, कौन सी जाति से होगा, एल्कोहल जाति से ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इससे अगला मेरे पास आ जाता है C2 आ जाता है, यहां पर H5 आ जाता है और इसमें भी मेरे पास OH आ जाता है। इसी प्रकार से C3 आ जाएगा, यहां पर H7 आ जाएगा और OH आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन को यहां पर प्रतिस्थापित हर जगह पर किसने किया है,
OH ने किया है, इसमें भी OH ने और इसमें भी OH यानी कि एल्कोहल ने यहां पर प्रतिस्थापित किया है हाइड्रोजन को। तो जितने भी हमारे ये सूत्र लिखे गए हैं, जितने भी ये यौगिक हैं, ये क्या होंगे भैया, एक ही जाति से होंगे। समजातीय यौगिक इनको कहा जाएगा। समजातीय यौगिक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये समजातीय श्रेणी यहां पर बनती है। अब जो भी समजातीय श्रेणी होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं आपको अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। जो भी विशेषताएं हैं यहाँ पर नीचे की तरफ दी गई हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो भी इसकी यहाँ पर विशेषताएं हैं यही पूछी जाती हैं। अब इसमें कहता है जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर की जाती हैं। सबसे पहली बात यहां पर है कि जो भी रासायनिक गुण होते हैं ना, ठीक है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, देखो यहां पर ये वाला जो रासायनिक गुण होते हैं ना, इनके रासायनिक गुण जो भी समजातीय श्रेणी में होंगे, अगर सभी में OH लगा हुआ है, हाइड्रोजन को OH ने हटाया है, तो इन सभी के रासायनिक गुण समान रहेंगे। लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं उनमें बदलाव दिखाई देता है। भौतिक गुण में क्या क्या बदलाव दिखाई देता है कि इनका जो भी गलनांक है और क्वथनांक है उसमें वृद्धि होती रहती है। मान लो इसका जो भी हमारा कोई गलनांक या क्वथनांक का तापमान होगा, आगे जाने पर इसका तापमान और ज्यादा हो जाएगा, इससे आगे जाने पर और ज्यादा तापमान हो जाएगा। यानी कि इनका जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म इनके समान होते हैं समजातीय श्रेणी वाले यौगिकों के। इस बात को बस ध्यान में रख लेना, इससे अलग कुछ भी नहीं है समजातीय श्रेणी को समझने के लिए। अब इस समजातीय श्रेणी को समझने के बाद मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम मुझे बताओ, या फिर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। हमें नाम कैसे करने हैं इन कार्बन के यौगिकों के, इस नामकरण को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ये आ गए हैं हम अगले पेज पर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। भाई नाम पद्धति जो है ना उसको बहुत, मतलब इस पे एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, घंटों इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत कम रखेंगे, आसान तरीके से चीजों को समझेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज क्या होती है भाई, कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें देखनी होती है। कोई भी हमारा सूत्र है उसमें कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या है उसके आधार पर उसका नाम तय किया जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन का मतलब होता है पहले और अनुलगन का मतलब होता है बाद में। अब यहां पर एक चीज समझो, अगर हमारे पास कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन का अगर एक परमाणु है तो उसे हम कहेंगे मेथ, ठीक है, कार्बन के एक परमाणु को मेथ। अगर दो परमाणु होते हैं तो उसे कहेंगे हम एथ। इसके बाद अगर हमारे पास 3 कार्बन के परमाणु होते हैं तो उसको कहा जाएगा प्रोप, ठीक है। यहां पर जो चीजें बता रहा हूं ये ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास 4 कार्बन के परमाणु होते हैं तो उसको कहा जाएगा ब्यूट, ठीक है, यहां पर इस तरह से लिख देना है। अगर 5 होते हैं तो उसके लिए आपने लिख देना है पेंट, ठीक है, ये इस तरह से लिखना है। 6 होते हैं तो हेक्स लिखते हैं, 7 होते हैं तो क्या लिखते हैं, मतलब हमें 3 से 4 तक आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 4 5 तक आपको ये पता होने चाहिए। अगर कार्बन का एक परमाणु होगा तो उसको मैथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट और 5 कहेंगे तो पेंट हो जाएगा, 6 कहेंगे तो हेक्स हो जाएगा। ये अगर 6 आपको याद हो गए तो आप आसानी से नामकरण कर सकते हो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आप यहां पर देखो हमारे पास कितने हैं, इस वाले में देखो कार्बन के 3 हैं। अगर 3 है तो हमें क्या करना है भाई, प्रोप करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो हमारा सूत्र कुछ इस प्रकार से है, सी है, इसमें 3 आ जाता है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, यहां पर 3 और 3 6 और एक 7 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें 7 आ जाते हैं और इसमें एक क्लोरीन भी आ जाता है, ठीक है, और Cl यहां पर आ जाता है। तो आप देखो ये प्रकार्यात्मक समूह से निकल कर आया है, क्लोरीन यहां पर आया है। तो यहां पर जो क्लोरीन होगा पूर्व लगन और अनुलगन में हमें देखना है भैया। तो देखो जो भी पूर्व लगन वाले हैं वो क्लोरो और ब्रोमो है, ये सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो पूर्व लगन होंगे। पूर्व लगन यानी कि जो भी हमारा ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट है इसमें पहले किसका नाम लिया जाएगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो होता है इनका नाम रखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोरीन इसमें आता है तो क्लोरो इसका नाम होता है, ठीक है, क्लोरो इसको कहा जाता है। क्लोरो के बाद हमें देखना है भैया कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर प्रोप। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा
प्रोप, ठीक है, ओ की मात्रा भी यहां पर लगेगी, प्रोप यहां पर आ गया हमारे पास है। इसके बाद आप यहां पर देखो कि भैया जो भी हमारा सूत्र है वो कौन सा लगेगा, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। तो आपको पता चलेगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंधन है। अगर एकल बंधन है तो हम इसको क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। तो प्रोपेन यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण हमने यहां पर कर दिया है। अगर मान लो हमारा यहां पर क्लोरो है, ठीक है, क्लोरीन है तो शुरुआत में आएगा, या फिर ब्रोमीन है ना तो भी शुरुआत में आएगा, ब्रोमो प्रोपेन इसको कहा जाएगा। मान लो यहां पर क्लोरीन की बजाय बी आर आ जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा भैया, ये ब्रोमो जो है ना ये भी पूर्व लगन होता है, यानी कि नाम के शुरुआत में आएगा तो इसको कहा जाएगा ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से इसका नाम यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्लोरो और ब्रोमो प्रोपेन होगा। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल होता है यानी कि OH वाला होता है, या फिर एल्डिहाइड वाले आपको पता है, आपको कीटोन पता है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पता है, ENE और YNE, ये भी चीजें आपको बता देता हूं। चलो, क्लोरो और ब्रोमो जो है वो अनुलग्न होते हैं, यानी सॉरी पूर्व लगन होते हैं, वो नाम के शुरुआत में आते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं यहां पर अनुलग्न की। बाकी सारे के सारे हमारे कौन से हैं भाई, अनुलग्न, यानी कि लास्ट में नाम के बदलाव होंगे। अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फिर से हम यहां पर प्रोपेन का उदाहरण ले लेते हैं। कार्बन हमारे पास अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप यहां पर हो जाएगा। प्रोप तो हमारा हो गया। फॉर्मूला मान लो हमारे पास क्या है भैया, हाइड्रोजन की जगह उसमें कोई एल्कोहल जो OH है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्कोहल का क्या होता है, OH जुड़ा हुआ है। तो मान लो कुछ इस तरह से है, C3 यहां पर हमारे पास आ जाता है H7 और OH आ जाता है। तो जो OH होता है उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है भाई, उसके लिए हमें अनुलग्न इस्तेमाल करना है, ये वाला अनुलग्न इस्तेमाल करना है, OL, इसको अल्कोहल कहा जाता है। तो प्रोपेनल हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इसका नाम तय किया जाता है। इसी तरह से अगर यहां पर आपके लिए एल्डिहाइड आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर एल्डिहाइड में अगर आपके पास मतलब एल्डिहाइड में क्या होगा, CHO इस तरह से जुड़ा होगा तो प्रोपेनल कहेंगे। अगर आपके पास कीटोन आ जाए यानी कि इस तरह से हमारे पास कार्बन आ जाता है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ओइक एसिड जो हमारा यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इस तरह से आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे तो उसमें ओइक एसिड लग जाता है। जैसे ये प्रोपेनोइक अम्ल, अम्ल का मतलब होता है एसिड। तो ये नामकरण वाला जो है ना, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना। इस पे नामकरण वाले जो चीजें हैं ना, कार्बन के यौगिकों का नामकरण, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैं वो डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ही कमेंट आपने करना है, बहुत आसान है। वैसे इस टेबल को देखोगे, पूर्व लगन, अनुलग्न और उसके बाद कार्बन के परमाणुओं की संख्या पर आप नाम रखना सीख गई तो बहुत आसान ये आपके लिए हो जाएगा। तो नामकरण वाली जो नाम पद्धति जो है कार्बन यौगिकों की, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। अब जो भी इस पार्ट का अगला विषय है उसके लिए चलते हैं गाइज अगले पेज पर। पाठ में अगला विषय आ जाता है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो भी कार्बन के यौगिक होते हैं वो किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं अलग अलग चीजों के साथ, इस चीज को हमें समझना है। सबसे पहले बात करेंगे दहन की। अगर हमारे पास कोई कार्बन का यौगिक है उसको हम जलाएं, उसका दहन करें तो क्या होगा। तो इसमें दिया गया है सामान्यतः ये यौगिक वायु में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। यानी कि कोई भी कार्बन यौगिक है, जैसे कोयला होता है, कार्बन होता है, वो अगर हम उसका दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में ऊष्मा और प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश भी हमें मिलता है और ऊष्मा यानी कि गर्मी भी उससे वहां पर हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ जल की उत्पत्ति भी कई जगह पर होती हुई दिखाई देती है। अब इसका उदाहरण लेना पड़ेगा हमें, तो भैया उदाहरण जरूर देखते हैं। उदाहरण में सी से हमारा कार्बन हो गया, ये अगर हम इसको दहन करते हैं, दहन करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराना। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो हमारे लिए क्या मिलेगा, CO2 मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऊष्मा मिलती है बहुत सारी, ठीक है, ऊष्मा मिलेगी और ऊष्मा के साथ साथ बहुत सारा प्रकाश भी यहां पर मिलता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ये वाली अभिक्रिया आपने पाठ 1 में भी पढ़ी होगी।
इसके अलावा मीथेन होती है, जैसे मीथेन में क्या होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगर हम उसका दहन करते हैं O2 यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया कराना, यानी कि इसका दहन जब हम करते हैं तो बहुत कम मात्रा में CO2 मिलती है, साथ में हमें यहाँ पर H2O यानी कि जल मिलता है, और इसमें बहुत सारी जो ऊष्मा है ना वो मिलती है, बहुत सारी ऊष्मा, और साथ ही बहुत सारा प्रकाश भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और बहुत अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश भी मिलता है। अब यहाँ पर जो भी दहन कराया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कार्बन है या फिर मीथेन है, जो भी इनका दहन होता है, इनकी कुछ यहाँ पर विशेषताएं भी हमें समझनी होंगी। बिंदु वाइज यहाँ पर हमें विशेषताएं दी गई हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके बीच में एकल बंधन होता है। तो जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वायु की प्रचुर मात्रा में नीली ज्वाला ये देते हैं। अगर वायु अच्छी तरह से उपलब्ध है तो इनमें से नीली ज्वाला निकलती है। अगर वायु की कमी कहीं पर है तो इसमें क्या होगा, वायु की सीमित आपूर्ति में कजली ज्वाला निकलेगी। समझा देता हूं आपको, अगर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है तो नीली ज्वाला मिलेगी आपको। कौन से में भैया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब दहन किया जाएगा तो ये नीली ज्वाला देते हैं। और कहीं पर अगर ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर दहन किया जाता है तो ये कजली ज्वाला देते हैं। आप कहोगे भैया कजली ज्वाला क्या होती है? कजली यानी कि पीले रंग की ज्वाला देते हैं। पीले रंग की ज्वाला के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धुआं भी हमें मिलता है। जो नीली ज्वाला होती है वो शुद्ध ज्वाला होती है। अगर ऑक्सीजन है प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन है तो ये नीली ज्वाला देंगे। अगर ऑक्सीजन की या फिर वायु की कमी कह सकते हैं हम, वायु की और ऑक्सीजन की कमी है तो ये कजली यानी कि पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आगे यहां पर दिया है हमें अगला बिंदु, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कजली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। संतृप्त के बारे में तो हमने समझ लिया किस तरह से नीली और किस तरह से ये कजली यानी कि पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें कजली ज्वाला उत्पन्न होती है। कजली ज्वाला यानी कि पीली ज्वाला, और इसमें अत्यधिक धुआं भी होता है। ये अशुद्ध ज्वाला इसको कहा जाता है। इसके बाद जो भी पेट्रोल वगैरह चीजें होती हैं, पेट्रोलियम वाली चीजें होती हैं, पेट्रोल डीजल, वो भी हमारे क्या होते हैं भैया? कार्बन वाले पदार्थ ही होते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है उनसे संबंधित कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो भी कोयला होता है और पेट्रोलियम हमारे पदार्थ होते हैं, जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, वो सारे के सारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, वो भी कार्बन के ही यौगिक होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ से दो चीजें यहां पर बनती है, अंडरलाइन कर देता हूं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। और ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं? अम्लीय वर्षा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई और साथ साथ में उनको अंडरलाइन भी कर दिया है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कार्बन यौगिकों का सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म हमने दहन समझ लिया है। क्या इसके अलावा भी हमें और कुछ चीजें समझनी है इन रासायनिक गुणधर्मों में? बिल्कुल समझनी है। उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। कार्बन यौगिकों की दूसरा जो गुणधर्म यहां पर हम समझने वाले हैं, रासायनिक गुणधर्म, वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। भैया जो भी कार्बन के यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यहां पर देखो। सामान्यतः ये यौगिक वायु में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं। ये चीजें तो हमने पीछे वाले पेज पर भी पढ़ी थी। लेकिन ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाता है? ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारकों की जरूरत होती है। जैसे यहां पर एथेनॉल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। दो कार्बन है तो एथ होता है, और OH इसमें लगा हुआ है तो नॉल हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल वाले ग्रुप से ये आता है तो इसको कहेंगे हम एथेनॉल। अब एथेनॉल अभिक्रिया करता है भैया, किस किस के साथ अभिक्रिया करेगा? तो हमें ये अभिक्रिया करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, और वो ध्यान देने वाली चीज नीचे यहां पर आपके लिए लिखी गई है। ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr
2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट असल में ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ऑक्सीजन इनको प्रदान करता है। किसको ऑक्सीजन प्रदान करता है? एल्कोहल को ऑक्सीजन ये प्रदान करता है। इसके साथ साथ क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास KMnO4। देखो इसमें भी अच्छी खासी ऑक्सीजन है, इसमें भी अच्छी खासी ऑक्सीजन है। तो ये जो भी हमारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है और नीचे वाला हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये दोनों क्या करते हैं भैया? इस एथेनॉल को ऑक्सीकरण करते हैं। इस जो भी एथेनॉल है इसको ऑक्सीजन देते हैं। तो जो भी हमारे ये हैं, मैं इनको अंडरलाइन करता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहेंगे ऑक्सीकारक है। और इन दोनों के नाम और सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें, एल्कोहल जो होता है इसको ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो ऑक्सीजन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होता है। भैया एथेनॉल को ऑक्सीजन मिल जाती है तो इससे क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होगा? कोई भी हमारे पास कार्बन यौगिक है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन जब उसको दे दी जाती है। सिंपल चीज ये वाली जो अभिक्रिया है ये याद कर लेना, एग्जाम में कई बार आई है। इसके अलावा जो और भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं कार्बन यौगिकों के, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। कार्बन यौगिक के जो अगला रासायनिक गुणधर्म है उसको कहेंगे संकलन अभिक्रिया। और संकलन अभिक्रिया क्या होती है एक्चुअल में आपको समझ में आएगा, और किस तरह से जो नकली वाला घी है उसको असली बनाया जाता है वो भी आप इसमें समझ पाओगे। तो यहां पर हमें दिया है निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अपने द्वित्रि आबंध के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होगा भैया? हाइड्रोजनीकरण में बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। हाइड्रोजनीकरण में निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, ये तीन धातु होते हैं, इनकी उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है, अब समझो हाइड्रोजनीकरण क्या होगा। हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। ठीक है ना, समझ गए? असंतृप्त को संतृप्त बनाया जाता है तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। जैसे यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? द्विबंध है, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसमें हम जोड़ देंगे H2 जोड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर मान लो निकेल की उपस्थिति है। ठीक है, निकेल जो है वो उसकी उपस्थिति यहां पर है, निकेल धातु जो है उसकी उपस्थिति यहां पर है। अभिक्रिया होगी इनकी, यहां पर जो भी डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, ये टूट जाएगा और हमारे पास जो कार्बन और कार्बन है इनमें आर इस तरह से जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, ऊपर है नीचे आर है। आर हमारा कोई भी तत्व हो सकता है। ठीक है, आर यहां पर हमारे पास आ जाता है, एच लगा दिया मैंने गलती से, यहां पर हमारे पास आर आ जाएगा। तो जो भी ये द्विबंध है ये टूट जाता है और इसमें हाइड्रोजन जो हमने यहां पर दो जोड़ी थी, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन एक इस तरफ आ जाएगी और एक दूसरे वाले कार्बन के साथ इस तरफ आ जाती है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या था भैया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। यहां पर देखो सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गए हैं? सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंधन हो जाता है। तो ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया। असंतृप्त को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने को ही हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। अब इस हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल कहां पर होता है? घपला करने के लिए होता है। भाई सीधा सीधा बताता हूं, यहां पर दिया गया है इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल जो होता है ना उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो जो सस्ते सस्ते डब्बों में पैक होके घी आता है, आपको एक्चुअल में पता है वो क्या होता है? 200 रुपए की केजी घी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेट तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत मतलब काफी एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है घी बनाने का। लेकिन 200-250 रुपए में घी आपको देखने को मिल जाता है डब्बों में। वो असल में क्या होता है? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको संतृप्त किया जाता है, यानी कि वनस्पति जो तेल होता है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो देखने में घी जैसा लगता है लेकिन वो असल में बहुत लो क्वालिटी का वनस्पति तेल होता है। जस्ट उसका हाइड्रोजनीकरण करके उसे घी का रूप दे दिया जाता है। तो ये संकलन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ये किस प्रकार से किया गया है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, किस तरह का घपला करने में किया जाता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस संकलन अभिक्रिया के बाद जो भी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है, इसमें एक चीज और हमें समझनी है। उसके लिए चलते हैं अगले
पेज पर। आखिरी में आ जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पार्ट 1 में भी आप पढ़ चुके हो, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर भैया मुझे बताओ ये क्या है, मेथेन है ना, ठीक है। मैं इस तरह से ये मेथेन बना रहा हूँ। CH4 का जो ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसमें मैं क्लोरीन जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर मैं इसका जो अभिक्रिया है वो क्लोरीन के साथ करा देता हूँ, तो Cl2 के साथ ये अभिक्रिया करेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर मेरे पास H आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरे पास H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। जो ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन जो है वो प्रतिस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक क्लोरीन, तो देखो क्लोरीन कितने हैं भैया, 2 हैं। एक क्लोरीन तो यहाँ पर आ गया, तो एक क्लोरीन जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से हटाया गया है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। क्या निर्माण हुआ यहाँ पर, HCl का निर्माण होता है। ये तो अभिक्रिया मैंने आपको करके बताई है। अब एक्चुअल में होता क्या है उस चीज को समझो। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश अथवा ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणुओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। यहां पर दो चीजों की आवश्यकता होती है, या तो प्रकाश की आवश्यकता होती है या फिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जो भी हमारे ये दो तत्व हैं, दो यौगिक हैं, इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी प्रकाश के द्वारा या फिर ऊष्मा इनको प्रदान करके। उसके बाद ये इस तरह से अलग हो जाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है क्लोरीन, और जो भी हाइड्रोजन है वो एक अलग यौगिक बना लेता है। सिंपल प्रतिस्थापन यहां पर होता है। अब इसमें यहां पर ये तो पीछे वाले पेज का ही है, ठीक है, इस वाले से संबंधित नहीं है ये। जस्ट आपको प्रतिस्थापन में इस तरह से अभिक्रिया याद करनी है। तो जो भी रासायनिक गुणधर्म थे कार्बन यौगिकों के, 4 अलग अलग रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़े हैं, सभी के लिए अभिक्रिया भी आपने याद रखनी है, और जो इंपॉर्टेंट बिंदु बताए गए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अब अगले पेज से जो कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, उन दोनों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। कार्बन के दो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कौन कौन से भैया, एक तो एथेनॉल होता है, एक एथेनोइक अम्ल होता है। इनको बहुत विस्तार से हमें पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एथेनॉल की। भैया सबसे पहले एथेनॉल से संबंधित सभी चीजों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एथेनोइक अम्ल को पढ़ लेंगे। तो हमारे पास जो भी एथेनॉल है, इसकी जो भी यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं इनको समझ लो। सबसे पहले एथेनॉल के बारे में सबसे पहले कहता है जल में घुलनशील होता है। भैया जल में घोल भी सकते हैं इसको आसानी से, ये घुल जाएगा, और जल में घोल कर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आपको वो इस्तेमाल पता है तो जरूर मुझे बताना, या फिर आगे आप समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। आगे दिया गया है क्वथनांक जो है इसका 520 केल्विन होता है। क्वथनांक यानी कि जिस तापमान पर ये उबलता है उसका तापमान कितना है उबलने वाला, 520 केल्विन। गलनांक जिस तापमान पर ये पिघलता है वो तापमान यहां पर दिया गया है 156 केल्विन। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे सामने जो बिंदु आता है इसमें कहता है तनु एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जो भी तनु एथेनॉल होता है यानी कि जिसमें पानी की मिलावट कर दी गई है, अगर हम इसको लेते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के साथ हो सकती हैं। अगर हम इसका सेवन कर लेते हैं तो होती भी हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। भाई तनु अगर हम लेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन शुद्ध अगर हम ले लेंगे ना तो प्राण घातक यानी कि भैया जान भी जा सकती है, ये इतना डेंजरस होता है। लेकिन जो तनु एथेनॉल है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेय पदार्थ, जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनमें किया जाता है। जो झूमते हुए लोग दिखाई देते हैं ना आपको, वो इसी जो एथेनॉल है इसी का इस्तेमाल करके उनका पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। और जो बोतल होती है उस पर लिखा भी होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग सेवन करते हैं। इसके बाद अगला बिंदु यहां पर समझो, इसमें दिया गया है इसका उपयोग कई दवाओं जैसे कि खांसी की दवाई, टॉनिक और आयोडीन का टिंचर बनाने में भी किया जाता है। खांसी की दवाई जब आप लेते हो तो आपको थोड़ा सा नशा सा हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि खांसी की दवाई बनाने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी जो टॉनिक होती हैं, दवाई पीने वाली जो होती हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, आयोडीन का टिंचर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी एथेनॉल से संबंधित कुछ हमारे बिंदु। अब एथेनॉल जो है वो अलग अलग चीजों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है ये भी हमें समझना है। उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
आप कहोगे भैया एथेनॉल तो आपने बता दिया, एथेनॉल की आपने बहुत सारे बिंदु बता दिया, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है वो तो बताया ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी एथेनॉल होता है भैया उसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया हमें समझनी है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की जो अभिक्रिया होती है उसको भी हमें समझना है। तो यहाँ पर एथेनॉल का फॉर्मूला भी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम क्या होता है हमारा Na होता है, Na के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये होता क्या है हमारा C2, उसके बाद H5 होता है और OH, ये हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एथेनॉल है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा भाई, क्या मिलेगा हमें, जो भी हमारा ये एथेनॉल है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें इसको इस तरह से लिखना चाहूँ कि भैया CH3 उसके बाद CH2 आ जाएगा और OH आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखो दो हमारे पास यहाँ पर कार्बन आते हैं, 3 और 2 मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाते हैं और OH, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, ठीक है, सोडियम का और जो भी एथेनॉल है इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास CH2। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो सोडियम होगा मेरा यहाँ पर Na, उस पर पॉजिटिव यानी कि जमा वाला चार्ज होगा और साथ में जो हाइड्रोजन है भैया वो भी मिल जाती है। और इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भैया सोडियम के साथ अभिक्रिया तो हो गई, ये वाला बना क्या है, इसको कहा जाता है सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम के साथ ये किस तरह से अभिक्रिया करता है, ये वाली जो अभिक्रिया है, मतलब जो भी हमारा ये एथेनॉल है ना, इसकी 2 अभिक्रियाएं हैं, दोनों की दोनों महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती हैं, आपको पता इनके बारे में होना चाहिए। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया होती है। भाई सबसे पहले एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पर CH3 जो भी मेरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH2OH, ये मेरे पास क्या है भैया, एथेनॉल है। अगर इसे एथेनॉल को मैं गर्म करता हूं H2SO4 के साथ, ठीक है, मैं इसको गर्म करता हूं और इसको किसके साथ गर्म करता हूं, H2SO4 इस अम्ल के साथ मैं इसको गर्म करता हूं, तो यहां पर जो निर्माण है वो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होगा। और आपको पता है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें द्वि या फिर त्रिबंध होते हैं। तो ये निर्माण जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा CH2, द्विबंध होगा यहाँ पर और CH2 आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें H2O यानी कि जल भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा एथेनॉल है H2SO4 के साथ इसको गर्म किया जाएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और साथ ही हमें जल भी मिल जाता है। ये वाली जो अभिक्रिया मैंने बताई है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल में आपने 2 ही चीजें याद रखनी है, जो पीछे वाले पेज पर पढ़ाई गई थी वो, और जो अभिक्रियाएं इस वाले पेज पर कराई गई हैं वो। इससे अलग परीक्षाओं में या किताब में कुछ भी नहीं दिया गया है। एथेनॉल के बारे में सारी चीजें हमने समझ ली हैं, तो अब बारी आ जाएगी एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। बात करते हैं गाइज एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल के जो गुणधर्म हैं उनकी बात कर लेते हैं। उससे भी पहले एथेनोइक अम्ल जो है उसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और एसिटिक अम्ल अगर आपने कहीं देखा हो, मतलब देखा ही होगा, एसिटिक अम्ल जो है इसका उपयोग खाने में किया जाता है, लेकिन तनुता करके किया जाता है, यानी कि पानी मिलाकर किया जाता है। कहां पर किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इसके जो भी गुणधर्म हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्या है कि भैया जल में ये घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाता है। इसका क्वथनांक जो है 391 केल्विन होता है। 391 केल्विन पर ये उबलता है। इसके बाद गलनांक यानी कि पिघलने का जो तापमान है इसका 290 केल्विन होता है। इसके अलावा इसका स्वाद खट्टा होता है और इसी खट्टे स्वाद की वजह से जो भी एथेनोइक अम्ल होता है 5% से 8% पानी लेते हैं, ठीक है। उस पानी में 5% से 8% अगर ये एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है तो आपने सुना होगा विनेगर का निर्माण होता है। विनेगर का इस्तेमाल पता है ना, रसोई घर में कई सारी चीजों में किया जाता है। तो ये खट्टा स्वाद होता है। 5 से 8% पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। 95 से 92% पानी में अगर 5 से 8% विनेगर मतलब एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो विनेगर का निर्माण होता है। तो एथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल किस में होता है, जो विनेगर होता है उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब एथेनोइक अम्ल की कई सारी अभिक्रियाएं भी होती हैं भैया अलग अलग चीजों के साथ। वो अभिक्रियाएं क्या है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
एथिनोइक अम्ल में एस्टीकरण अभिक्रिया को सबसे पहले हमें समझना है। एस्टीकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो सेंट वगैरह बनते हैं ना, खुशबू वाले जो पदार्थ होते हैं, खुशबू महकाने के लिए, वहां पर एस्टीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मृदु गंध वाले पदार्थ एस्टर बनाते हैं, और ये एस्टर काफी सुगंधित होता है। सेंट वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर समझो, जो भी हमारा यहां पर है CH3COOH, ये क्या है भैया? ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, याद कर लेना, CH3COOH ये फॉर्मूला होता है एथेनोइक अम्ल का। और यहां पर आप देखो CH3CH2OH, ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाता है एथेनॉल। तो भैया जो भी हमारा एथेनोइक अम्ल है और एथेनॉल है, इन दोनों का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर जो हमारा बना है भैया, ये इतना लंबा सा, ये क्या है भैया? ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला किस चीज का है भैया? ये ईस्टर का फॉर्मूला है, और ईस्टर का उपयोग सेंट बनाने के लिए किया जाता है। कई बार ये प्रश्न आता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और साथ में इसके जल भी यहां पर बनता है। अब इस फॉर्मूले के समझो, इसमें CH3 है, C है, O है, और यहां पर गलती हो गई है, यहां पर हमारे पास CO आएगा। ठीक है, C उसके साथ द्विबंध होता है ऑक्सीजन का, CH2 CH3। ये लंबा सा जो फॉर्मूला है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये ईस्टर का फॉर्मूला होता है, और साथ में जल का निर्माण भी होता है। ठीक है, सिंपल चीज हो गई। इष्टीकरण अभिक्रिया में इत्र से संबंधित जो एस्टर होता है उसका निर्माण किया जाता है। और कैसे किया जाता है? एथेनोइक अम्ल और जो भी हमारा एथेनॉल है, इसको अम्ल के साथ ट्रीट किया जाता है, तो यहां पर ईस्टर का निर्माण हो जाता है आसानी से। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईस्टर का इस्तेमाल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे क्या होगा? आगे यहां पर है क्षारक के साथ अभिक्रिया। जो भी हमारा एथेनोइक अम्ल होता है, किसी क्षारक के साथ वो किस तरह से अभिक्रिया करता है। अब क्षारक क्या होगा हमारा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। CH3COOH, ये क्या हो जाएगा हमारा? एथेनोइक अम्ल। क्षारक और एथेनोइक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो CH3COONA, यहां पर ये क्या बन गया भैया? ये बन जाता है एक लवण बन जाता है, और साथ में H2O यानी कि जल भी हमें मिल जाता है। तो कोई भी क्षारक अगर इस एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें लवण मिलेगा और जल मिलेगा। इस बात को भी आपने याद रखना है। लेकिन अभी और भी कई सारी अभिक्रियाएं हैं एथेनोइक अम्ल की, उनको भी हमें समझना है। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। एथिनोइक अम्ल में आखिरी वाली जो अभिक्रिया है, उसमें हमें देखना है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। तो एक बात तो आपको पता है, एथिनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये वाला जो फॉर्मूला है ये एथिनोइक अम्ल का हो जाता है। इसमें मैं यहां पर जोड़ देता हूं कार्बोनेट को। कार्बोनेट को मैं कौन सा जोड़ता हूं भैया? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट यहां पर मैं जोड़ता हूं। तो इसमें जो प्रतिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, उसमें क्या हो जाएगा भैया? 2CH3 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद COO Na यहां पर हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जल यानी कि H2O, और साथ में मिलती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा यहां पर ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे लवण। ये हमारा एक लवण मिलता है, इसके साथ साथ हमें जल मिलता है, और इसके साथ साथ हमें यहां पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। अगर कोई भी हमारा एथिनोइक अम्ल है, वो सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया के बाद लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती हैं। अब देख लेते हैं कि यही हमारा CH3 हमारा जो भी है, ये COOH यानी कि एथिनोइक अम्ल है। अगर ये यहां पर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? तो Na2HCO3, ये क्या हो गया यहां पर हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2H, सॉरी यहां पर C आएगा, 2C आ जाएगा हमारे पास, H3COONA आ जाएगा हमारे पास। इसके साथ में हमें यहां पर क्या मिलेगा भैया? H2O यानी कि जल, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कभी भी किसी भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या फिर किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एथिनोइक अम्ल अभिक्रिया करता है, तो दोनों कंडीशन में हमें लवण मिलता है,
जल मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, चाहे कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ये करता है। तो जो भी अभिक्रियाएं थी आपकी एथेनोइक अम्ल वाली वो कंप्लीट हो गई। अब इस पाठ का आखिरी विषय हमें समझना है साबुन और अपमार्जक। उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ का आखिरी विषय आता है। पाठ के आखिरी विषय में हमें समझना है साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। भाई साबुन तो आपको पता होगा, हाथ धोते वक्त नहाते वक्त इस्तेमाल आप करते होंगे। अपमार्जक जो है उनको डिटर्जेंट कहा जाता है। बहुत सारी ऐड आप देखते होंगे, इतनी सफेदी उतनी सफेदी, वही अपमार्जक होते हैं। तो अब साबुन और अपमार्जक इन दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। पहले साबुन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अपमार्जक के बारे में समझ लेते हैं, अंतर भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले साबुन के बारे में पहला बिंदु दिया गया है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान से समझ लेना इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं उनको साबुन कहा जाता है। आसान सी चीज है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम वाले जो लवण हैं वो साबुन होते हैं। आगे यहां पर कहता है साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल जो होता है ना उनके साथ वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, प्रभावहीन होते हैं। यानी कि उन अगर कठोर जल होगा तो उसमें साबुन कार्य नहीं करेगा। कई जगह पर कठोर जल होता है तो वहां पर साबुन अच्छी तरह से सफाई नहीं करता है। सिर्फ मृदु जल, जहां पर जल अच्छा होता है वहीं पर साबुन अच्छी तरह से कार्य करता है। तो बिल्कुल सिंपल चीज हो गई। साबुन के दो बिंदु हमने समझ लिए, अपमार्जक के भी दो बिंदु समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है अपमार्जक में, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया एवं सल्फेट लवण होते हैं। यहां पर भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो तो ठीक है, ये अमोनियम और सल्फेट लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उनको क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। और यहां पर अपमार्जक की बात करते हैं तो अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल दोनों में सफाई का बहुत बढ़िया काम करते हैं। कहीं पर कठोर जल है, मृदु जल है, दोनों तरह के जल में बहुत अच्छा काम करता है अपमार्जक। लेकिन साबुन जो है ना वो मृदु जल में तो काम करेगा लेकिन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, कठोर जल में ये अंतर होता है। और जो साबुन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम और पोटेशियम लवण वाले होते हैं और यहां पर अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम और सल्फेनेट जो होता है उसके आयंस होते हैं, लवण होते हैं यहां पर। अब यहां पर आप कहोगे कि भैया ये सफाई किस तरह से करते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो भी साबुन और अपमार्जक है ना ये कार्बन के ही यौगिक होते हैं। अब जो साबुन है वो किस तरह से सफाई प्रक्रिया करता है, कपड़ों को किस तरह से वो साफ कर देता है, उस चीज को हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न वहां से ही बनता है। तो उसके समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एक बात आपको पता है, साबुन का इस्तेमाल आपने भी किया है, मैंने भी किया है। तो साबुन जो है वो किस तरह से सफाई करता है, हम अपने शरीर पर साबुन लगाते हैं तो जो भी मैल होता है उसको वो साफ कर देता है। कपड़ों पर लगाते हैं तो वहां पर भी वो सफाई कर देता है। तो मैल जो चीज है ये एक्चुअल में होती क्या है। आप कहोगे धूल मिट्टी जो है वो मैल होती है, लेकिन भैया धूल मिट्टी को तो हम ऐसे झाड़ते हैं तो वो अलग हो जाती है। जो मैल है वो एक तेलीय पदार्थ होता है, ठीक है। इस तरह से जो आपको यहां पर पीले रंग का दिखाई दे रहा है, मान लो ये कपड़ों पर कोई मैल है, ये मैल तेलीय रूप होता है। इस तेलीय रूप को हटाया जाता है कपड़ों से, तब कपड़े निखर कर साफ हो जाते हैं। या फिर हमारा शरीर जो होता है इस पर भी तेलीय मैल होता है, वो सफाई करता है साबुन इसकी, ठीक है। अब किस तरह से करता है उसमें समझो। हमारा जो भी साबुन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक है जलरागी सिरा जिसको आयनिक छोर कहा जाता है, इसमें इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक छोर इस तरह से होगा, दूसरा छोर इस तरह से होता है, या फिर और डिटेल में आपके लिए बना देता हूं, इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से दूसरा सिरा होता है। जल रागी का मतलब होता है जो जल के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। ये वाला जो सिरा है इसका, ये वाला सिरा, इसको जल रागी सिरा कहेंगे हम। और जो दूसरे वाला इसकी पूंछ जो है इसको कहेंगे हम यहां पर जल विरागी सिरा। अब यहां पर क्या होगा, जल विरागी सिरे का मतलब, जल रागी का मतलब होता है ये जल में मिलता है, ये वाला हिस्सा जो है वो जल के साथ रहता है। और जल विरागी का मतलब होता है जिसने जल को त्याग कर दिया है, ये जल के साथ नहीं मिलता है, ये वाला हिस्सा जो तेलीय मैल होता है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। दो चीजें आपने समझनी है। इस तरह से जो साबुन है उसका एक ये सिरा होता है, ठीक है।
इसमें जल रागी जो है इसको आयनिक छोर कहा जाता है, और जो दूसरे वाला हिस्सा होता है ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ये लंबी सी श्रृंखला इसमें होती है। यहां पर आप देख सकते हो ये कई सारी इस तरह की संरचनाएं हैं। तो इसमें जो आपको गोल गोल ये दिखाई दे रहा है ये क्या है भैया, जल रागी सिरा है, यानी कि ये जल में घुला हुआ सिरा है, इसके चारों तरफ जल है, और जो पूंछ इसकी है यहां पर वो तेल के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि यहां पर जो भी हाइड्रोकार्बन है ये लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन है जो मैल के साथ है, मैल को इसने चारों तरफ से घेर लिया है। इसी तरह की बहुत सारी संरचनाएं जो है वो तेल को इस तरह से घेर लेती हैं, और इस संरचना को क्या कहा जाता है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, इसको कहा जाता है मिसेली संरचना। ठीक है, इसको मिसेली संरचना कहा जाता है जब किसी भी तेलीय पदार्थ को साबुन के ये कण जो हैं वो घेर लेते हैं तो बनती है यहां पर मिसेली संरचना। अब यहां पर हमें तीसरा बिंदु क्या कहता है इसको समझो। अधिकांश मैल तेलीय होते हैं, देखा मैंने कहा था ना तेलीय मैल होता है, हमारे शरीर में भी कपड़ों में भी धूल मिट्टी तो ऐसे झाड़ने से ही साफ हो जाती है। आगे यहां पर कहता है तेलीय मैल होता है, उसके बाद है तथा जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ जाता है। जो जल विरागी सिरा होता है यानी कि इसकी जो पूंछ है वो इस मैल के साथ जुड़ जाती है। जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणुओं को घेर लेते हैं, और जो जलरागी होता है, जलरागी यानी कि ये वाला हिस्सा होता है, ये क्या करते हैं इस अणु को घेर लेते हैं, फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं। ये मिसेली संरचना बनाते हैं, ये इसको इस तरह से पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, और पानी के साथ इसके अदर जो सिरे हैं ये वाले जो भी यहां पर जलरागी सिरे हैं ये रहते हैं, पानी के साथ साथ ये मैल को भी पकड़ लेते हैं। पानी हम कपड़े से निकालते हैं ना, कपड़े में ऐसे डुबो के निकालते हैं, तो ये जो तेलीय पदार्थ होता है ये इन्हीं के साथ पानी में रह जाता है, उसके बाद पानी को फेंक दिया जाता है। इस तरह से साबुन सफाई प्रक्रिया करता है। अब आगे हमें यहां पर दिया गया है भैया, कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जलरागी भाग से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं। अगर साबुन का उपयोग हम कठोर जल में करते हैं तो वहां पर एक समस्या आ जाती है भाई, वो समस्या क्या है उसको समझो। यहां पर कहता है कठोर जल में क्या क्या चीजें होती हैं, मैग्नीशियम होता है। कठोर जल किस वजह से होता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति उसमें ज्यादा होती है, कैल्शियम की उपस्थिति उसमें ज्यादा होती है। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण जो है ना साबुन के जलरागी भाग से अभिक्रिया कर लेते हैं। जो ये जलरागी भाग है ना इनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और एक ऐसा पदार्थ बना लेते हैं जो अघुलनशील होता है, जो पानी में घुल ही नहीं पाता है, और उसे अघुलनशील पार्ट को क्या कहा जाता है, अघुलनशील पदार्थ को क्या कहा जाता है भैया, स्कम बना लेते हैं। वो कपड़ों के साथ ऐसा तेलीय, वो भी एक तरह से चिपचिपा पदार्थ बन जाता है और वो कपड़े के साथ ही चिपका रहता है। इसीलिए साबुन का इस्तेमाल कठोर जल में नहीं किया जाता है। आगे हमें यही कहा गया है जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। सफाई क्रिया किस वजह से बाधित होती है, अगर पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो वो कठोर जल होता है, उसमें कम बन जाता है साबुन का इस्तेमाल करने पर, जो सफाई प्रक्रिया में बहुत बाधा उत्पन्न करता है, सफाई सही तरह से नहीं हो पाती है। तो अगर किसी भी जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए सफाई प्रक्रिया के लिए, अपमार्जक का इस्तेमाल करना चाहिए। साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो स्कम बन जाएगा, कपड़ा साफ नहीं हो पाएगा, और अगर अपमार्जक का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले वो मैग्नीशियम और कैल्शियम को ट्रीट कर देता है, उसके बाद जो भी कपड़ा होता है उसकी वो सफाई भी कर देता है। अपमार्जक कठोर जल में काम करता है और मृदु जल में भी काम करता है, लेकिन साबुन सिर्फ मृदु जल में काम करता है, कठोर जल में कार्य नहीं करेगा। और जो भी आपके सामने ये मिसेली संरचना है और ये वाली चीज मैंने बताई है, इसमें जलरागी कौन सा होता है, जल विरागी कौन सा होता है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। पाठ का ये आखिरी विषय था। कार्बन और उसके यौगिक जो भी हैं वो हमने अच्छी तरह से पूरे पाठ को समझ लिया है। इसी साबुन और अपमार्जक के साथ जो भी हमारा ये पाठ है कार्बन और उसके यौगिक वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं हिंदी माध्यम की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कक्षा 10वीं की 11वीं 12वीं मतलब जितनी भी कक्षाएं हैं हम उनकी हिंदी माध्यम वाली वीडियोज इस चैनल पर उपलब्ध
कराएंगे। इसके अलावा जो भी हमारा ये पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या फिर प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं पाठ के आखिरी में या फिर पाठ के बीच में, सभी की अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। उनको देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।